लोग कहते थे ड्राइंग और पेंटिंग में क्या रखा है। शर्मा जी के लड़के को देखो, आईआईटी वगैरह में जाओ। जब बचपन में ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग करता था तो रिश्तेदार आईटी की बात करते थे। आज आईटी में आके पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ भाई, वो भी वीडियो रिश्तेदारों तक तो पहुंच ही जाएगी। एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर हमने अपने रेवेन्यू को 10,000 पर एनम को 2 करोड़ प्लस पर एनम के रेवेन्यू पे ग्रो किया। सर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमको, कनेक्शन फील होता है। सो इंडिया में किसी आर्टिस्ट को प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनलिज्म, अर्निंग, इन सारे पॉइंट्स को लेकर उनको कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। इन लेसन्स के माध्यम से मैं अपने 9 साल की आर्टिस्टिक जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, इस विजन के साथ कि ये लेसन्स जितने भी एस्पायरिंग सीरियस आर्टिस्ट हैं उन सबको बहुत हेल्प करे ग्रो करने में। वो आर्ट स्किल्स की बात हो या प्रोफेशनल लेवल पे बिजनेस एजुकेशन पे काम करने की बात हो, एंड इस विजन में मेरे से जुड़े रहने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग की वीडियो होने वाली है जो आपने आज तक यूट्यूब पे देखी होगी या कहीं भी इंटरनेट पे देखी होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग करके नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि अक्सर आप यूट्यूब पे ड्राइंग के ट्यूटोरियल्स, ड्राइंग की टेक्निक्स, मेथड, इन सब चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों 90% चीज़ें जो आप यूट्यूब पे ड्राइंग के ऊपर सीख रहे हैं वो बिल्कुल काम की नहीं है। आपको उन सब से बचना है। क्यों आपको उन सारी चीज़ों को शुरू में ठीक कर लेना है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो दिस इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग रिलेटेड वीडियो दैट यू आर गोइंग टू वॉच ऑन द इंटरनेट। सो मेक श्योर सारे पॉइंट्स को नोट करिएगा, मेक श्योर सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग वीडियो ऑन इंटरनेट फॉर सीरियस आर्टिस्ट। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट आई मीन बाय सीरियस आर्टिस्ट। बहुत सारे यहाँ पे 2 कैटेगरी के आर्टिस्ट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक वो जो डेली बेसिस पे ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, उनको मज़ा आता है, उनको इंटरेस्ट है, हॉबी के हिसाब से कर रहे हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, मज़े के हिसाब से कर रहे हैं। मैं उनकी बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जो आर्ट की फील्ड को प्रोफेशनल एंगल से ले रहे हैं, जिनका ये गोल है कि मुझे इस फील्ड में प्रोफेशनल बनना है, जिनका ये गोल है कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। आप ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं और आपका गोल है कि इन चीज़ों को समझते हुए आपको अपनी स्किल को इतना डेवलप करना है कि उसके बेस पे अपनी क्लास आप रन करो, आप कमीशन वर्क करो या प्रोफेशनली इस फील्ड में ग्रो करो जहाँ पे ड्राइंग की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो ये वीडियो को देखिएगा। तो जितने भी सीरियस आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल नज़र से जो इस फील्ड में जा रहे हैं और जो ऑलरेडी प्रोफेशनली काम कर रही हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इस वीडियो के बीच में हम अपना एक प्रीमियम प्रोग्राम आपको फ्री में देने वाले हैं एज ए गिफ्ट, और ये प्रोग्राम कहीं भी इस वीडियो के बीच में कभी भी आ सकता है, सो मिस मत करिएगा और सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनने से ही उस प्रीमियम प्रोग्राम का बेनिफिट आप एक्चुअल में उठा पाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप उस प्रीमियम गिफ्ट को मिस ना कर दें। तो इस वीडियो में 9 ऐसी गलतियां मैं कवर करने वाला हूं जो ड्राइंग के आर्टिस्ट करते हैं। तो अगर आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग कर रहे हैं तो ये 9 गलतियां आप 100% कर रहे होंगे। ओके, इन 9 गलतियों में से कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो 99% लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये 9 की 9 गलतियां कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप में इनमें से कोई भी गलती नहीं कर रहे होते तो आप ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल पे, अच्छे लेवल पे अपनी स्किल्स को ले जा चुके होते। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, बिलीव मी, इसमें से कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हैं, और वो गलतियां दिखने में बहुत छोटी सी लगेंगी बट वो इतनी बड़ी गलती हैं कि वो आपका कई साल बर्बाद कर देती हैं। बिलीव मी एवरीबॉडी, इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि मैंने क्या सीखा, कहाँ से सीखा, कितना सीखा। सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि क्या क्या नहीं सीखना है, किन चीज़ों पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किस चीज़ के पीछे नहीं जाना है। ये जो नहीं करने वाली बात है वो ज़्यादा ज़रूरी रही थी। एंड दैट इज़ वाई कोई भी काम हो दुनिया का, सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। एंड दैट इज़ वाई इस वीडियो में हमने पहले मिस्टेक्स कवर किए हैं कि ये गलतियाँ हैं उतनी बड़ी जो आपके करियर में, प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत बड़ा एक अड़चन डाल देती हैं, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल डाल देती हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जर्व करिएगा और एक बार एनालाइज करिएगा कि ये प्रॉब्लम्स, ये गलतियां आप क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसको ठीक कैसे करना है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करिएगा इन पॉइंट को सुनते सुनते। तो गलती नंबर 9, मिस्टेक नंबर 9, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्रॉ व्हाट यू सी। अब ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले ड्राइंग का मतलब समझिए। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है ड्रॉ करना, कुछ भी चीज़ को ड्रॉ करना, किसी भी चीज़ से ड्रॉ करना, किसी भी चीज़ पे ड्रॉ करना, ड्राइंग कहलाता है। अगर मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं स्केच पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं उंगलियों से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं पेंट ब्रश से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कैनवस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं दीवार पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं किसी के हाथ में ड्रॉ कर रहा हूँ, टैटू बना रहा हूँ, मैं चेहरा बना रहा हूँ, मैं लैंडस्केप बना रहा हूँ, मैं फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ड्राइंग के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग का मीनिंग क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर आर्टिस्ट ये सोचते हैं, खासकर जो बिगनर आर्टिस्ट हैं या जो आर्ट की फील्ड में जिन्होंने प्रॉपरली चीज़ों को समझा नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ड्राइंग का मतलब सिर्फ
या तो पेंसिल इस्तेमाल करने को हम ड्राइंग कहते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमने तो पेंसिल से बहुत टाइम तक ड्राइंग करी है, अब हम कलरिंग सीखना चाहते हैं, अब हम पेंट से काम करना चाहते हैं, और वो बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं पेंसिल से कलर की जर्नी के ऊपर, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बस चुकी है कि पेंसिल से ड्रॉ करने को ही ड्राइंग बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं पेंट ब्रश से भी आउटलाइन बना रहा हूँ, पेंट ब्रश से भी लाइंस खींच रहा हूँ, पेंट ब्रश से भी कुछ शेप बना रहा हूँ, तो भी ड्राइंग का पार्ट है वो। तो ड्राइंग का मीनिंग बहुत बड़ा है। तो जब भी आपको बोला जाए कि ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेंसिल से ड्रॉ कर करके थक गए हो तो आप पेंट करना चाहते हो तो आप पेंट ब्रश में जा रहे हैं। ओके, ड्राइंग का मतलब है ड्रॉ करना। मैं उंगलियों से ड्रॉ करूं, मैं पत्थर उठा के ड्रॉ करूं, मैं इमेजिनेशन में अपने हवा में इमेजिन करूं कि यहाँ पे लाइन ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे जा रही है, सब में ड्राइंग आता है। इसलिए ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ड्राइंग स्ट्रांग है, आपको ड्राइंग आती है, और आप कंफ्यूज हो कि मुझे कलर सीखना है, मुझे अलग अलग टेक्निक सीखनी है, तो रुकिए और अपने आप से पूछिए कि एक्चुअल में आपकी ड्राइंग स्ट्रांग है या आप सिर्फ ड्राइंग के मीनिंग को बहुत लिमिटेड करके अभी तक चल रहे थे। अब बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हम तो स्केचिंग करते हैं, हमें कलरिंग सीखनी है। स्केचिंग ड्राइंग का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मैं कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ वो ड्राइंग आती है, बस उसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा तो उसको स्केचिंग बोल दिया जाता है। स्केचिंग बस ड्राइंग का स्पीड वर्जन है, जहां पे हम डिटेल्स पे फोकस नहीं करते, थोड़ा क्विकली काम करते हैं। तो स्केचिंग एक छोटा सा हिस्सा है पूरे ड्राइंग के वर्ल्ड का। तो ड्राइंग एक बहुत बड़ा शब्द है, उसमें कोई टूल्स, कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। कई लोग ये चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कितने टाइप की ड्राइंग होती है। ड्राइंग का कोई टाइप नहीं होता, ड्राइंग इज ड्राइंग। सारे सब्जेक्ट्स, सारे टूल्स, सब चीज़, किसी भी चीज़ से ड्रॉ करना को ड्राइंग बोला जाता है। मैं बार बार ये पॉइंट इसलिए रखता हूं ताकि लोगों को ड्राइंग की रियल मीनिंग समझ में आए, और वो अलग अलग टेक्निक्स और मेथड्स के पीछे भागने से पहले ड्राइंग के कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम अपना टाइम दे काम करने के लिए, मैक्सिमम टाइम दो ड्रॉ करने के लिए। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ड्रॉ व्हाट यू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनली जितनी भी ट्रेनिंग्स आर्ट की बनती है, और सी एवरीबडी, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये सारे पॉइंट जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मैं आर्ट की ट्यूटोरियल्स बना बना के आपको दिखाऊं तो उससे वैल्यू नहीं मिलेगी। मैक्सिमम इंडिया में जो आर्टिस्ट हैं, जो सीख रहे हैं, जो बिगिनिंग लेवल पे हैं, वो किसी किसी के ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे ये स्केचिंग चल रही है, उसको थोड़ा सीख लिए, यहाँ पे किसी ने ड्राइंग बता दिया, उसको सीख लिए, किसी के पोर्ट्रेट के ट्यूटोरियल्स को देख लिए, किसी के लैंडस्केप के ट्यूटोरियल को देख लिए, किसी के अलग अलग कलर मीडियम के ऊपर सीखना शुरू कर दिया। आप बस यूट्यूब पे आके रैंडमली अगर 1000 चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बिलीव मी, आप सीख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हैं। आप सीख नहीं रहे हैं, आप बस अट्रैक्टेड हैं 1000 चीज़ों के पीछे, और आप उसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और एक चीज़ बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर आप सीरियस हो इस फील्ड में ग्रो करने के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली लाइन, आपको अगर आर्ट की फील्ड में सीरियसली ग्रो करना है तो आपको वो सीखना पड़ेगा जो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि वो जो आपका मन कर रहा है। और मैक्सिमम आर्टिस्ट आर्ट की फील्ड में सीरियस है बोलते हैं, बट वो रैंडमली वो चीज़ें देख रहे होते हैं जिसमें उनको देखने में मज़ा आता है। तो आपको वो नहीं करना जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। और ये बहुत चीज़ हमारे दिमाग में डाल दी गई कि आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, तो उसको फॉलो करो, जो आपका मन कर रहा है वो करो। नहीं, एक डॉक्टर जब डॉक्टर बनने के लिए निकलता है तो वो नहीं करता जिसमें उसको मज़ा आ रहा है, वो सीखता है जो उसके लिए ज़रूरी है। तो आपको आर्ट की फील्ड में अगर सीरियसली ग्रो करना है तो आपको वो सीखना जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये मज़े वाले कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा और सीरियसली इन सारे पॉइंट्स को सुनना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकेंडली, अगर आप आर्ट की फील्ड में सीरियस हैं तो सिर्फ ट्यूटोरियल्स के पीछे भागने से पहले आपको अपना डायरेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जो ज़रूरी हैं आपको ठीक करने। अगर आप रैंडमली भाग रहे हैं, आप रैंडमली ट्यूटोरियल्स देखे जा रहे हैं, आप अपने पेज को भरे जा रहे हैं, इन पॉइंट्स को समझ नहीं रहे हैं, बिलीव में आपका मैक्सिमम टाइम वहाँ बर्बाद हो जाता है। मैक्सिमम आपको समय यहाँ नहीं देना है कि आप कितना इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको ये देखना है कि जो आप ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो काम की है या नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इन पॉइंट को समझना ज़रूरी है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉ व्हाट यू सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनली जितने भी आर्ट की अकेडमीज़ हुई हैं जहाँ पे इंटरनेशनल टेक्निक्स मेथड्स बताए जाते हैं, सबसे पहले आर्टिस्टों को सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉ व्हाट यू सी। ड्रॉ करो जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है। अपने कमरे में अपनी दीवार में एक लाइन चिपका के रख लो, ड्रॉ व्हाट यू सी, और हर दिन उस लाइन को देखो। इसका मीनिंग है कि ड्रॉ करो जो आप देख सकते हो। अगर मेरे को ये मोबाइल दिखाई दे रहा है, मुझे ये कैमरा दिखाई दे रहा है, मुझे ये लेंसेज दिखाई दे रहे हैं, या मुझे ये पर्दे दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये फर्नीचर दिख रहा है, मुझे सामने एक जानवर दिख रहा है, एक गाय खड़ी है, ओके, एक सामने इंसान खड़ा है, मुझे अपना चेहरा दिख रहा है आईने में, जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है, उसको बना पाने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी है। तो आपको सिर्फ ड्रॉ करते रहना है जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है। अब ड्राइंग का मतलब ये नहीं है कि आपको आउटलाइन बनाना है कि चेहरे को देख लिया, धीरे धीरे बैठ के आउटलाइन बनाना है, नहीं, इसके अप्रोच पे काम करना है कि स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे,
एक एंगल है ऐसा, यहाँ इस लाइन के तुलना में ये लाइन कितनी बड़ी है, एंगल्स, लाइंस, प्रपोर्शन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है इस पे फोकस करते हुए आपको बस ड्रॉ करना है, भले वो फोटो से हो या रियल लाइफ से हो, बस ड्रॉ करते रहना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉ व्हाट यू सी, जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है क्या आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं? अगर आंसर आता है हाँ तो आप सही जा रहे हैं, अगर आंसर आता है ना और उसके छोड़ के आप 10 चीज़ें और ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग मेथड, लूमीज मेथड, ये टेक्निक, क्रॉस हैचिंग, ये कलर, वो कलर, इस कलर में ऐसे कैसे करा जाता है, इस कलर की ये क्या टेक्निक है, लोग कंफ्यूज हुए पड़े हैं, इतनी इंफॉर्मेशन भर ली दिमाग में कि बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। एक्रेलिक कलर को कैसे मिक्स करें, स्किन का टेक्सचर कैसे बनाएं, बाल का कलर कैसे लाएं, रियलिस्टिक चेहरा कैसे बनाएं, रियलिस्टिक हाथ कैसे ड्रॉ करें, ये सब कोई काम का नहीं है, ये सब सिर्फ टाइम बर्बादी है। अंडरस्टैंड एवरीबडी, दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आपकी। यहाँ पे आप, क्योंकि मज़ा आता है ना जान के कि हम रियलिस्टिक बाल बना लेंगे, रियलिस्टिक चेहरा बना लेंगे तो अप्रिशिएशन मिलेगा, लोगों की तारीफ मिलेगी, लोगों को दिखाएंगे, मज़ा आएगा। छोड़िए उन सबको, अगर आप सीरियस हैं तो ड्राइंग पहले करिए। कोई भी चीज़ को आप देख के क्या आप ड्रॉ कर सकते हो, सामने में एक पेड़ है ड्रॉ कर सकते हो, सामने में एक कीड़ा रेंग रहा है उसको ड्रॉ कर सकते हो, सामने में एक इंसान बैठा हुआ है ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉ व्हाट यू सी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको छोड़ के लोग इधर उधर 10-50 टेक्निक के पीछे भाग रहे हैं और अल्टीमेटली उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ड्रॉ व्हाट यू सी, अगर आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, मैं एक चीज़ और रिपीट करता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं दैट मीन्स आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं दैट मीन्स आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप किसी भी आर्ट फॉर्म के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप रंगोली डिज़ाइंस कर रहे हैं, आप मेहंदी डिज़ाइंस कर रहे हैं, आप टैटू बना रहे हैं, आप एनिमेशन कर रहे हैं, आप कैरेक्टर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ओके, आप कैनवस पे पेंटिंग बना रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को बना पाएंगे अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए एक बार, अगर मैं एक चेहरा हो या लैंडस्केप हो या एक स्टिल लाइफ हो, किसी भी चीज़ के लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन को देख सकता हूँ, तो उसी लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन को यूज करके मैं कार्टून डिजाइन भी बना सकता हूँ, मैं मंडाला के डिजाइन भी बना सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म बदलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकेंगे तभी आप ओपन हो पाएंगे सारी चीज़ों को बना पाने के लिए। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इन कॉन्सेप्ट्स को, ड्राइंग की एक्चुअल मीनिंग को नहीं समझते हैं और उनको ये लगता है कि पोर्ट्रेट की ड्राइंग अलग होती है, मंडाला की ड्राइंग अलग होती है, इंसानों की ड्राइंग अलग होती है, फिगर ड्राइंग अलग होती है, सारी चीज़ें सेम है। ओके, ड्राइंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉ व्हाट यू सी, यू हैव टू वर्क अपॉन ओनली वन एंड ओनली वन स्किल टिल द टाइम। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ड्रॉ व्हाट यू सी, कोई भी चीज़ आप करो, कोई भी कलर, मेथड, टेक्निक के पीछे भागो, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सो मिस्टेक नंबर 9 कितने लोग करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 8, मेकिंग एवरीथिंग कॉम्प्लेक्स, सिंप्लीफाई, मेक थिंग्स इजी। आप मैक्सिमम लोग का ये प्रॉब्लम है कि वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहे होते हैं। एक बार सोच के देखिए, आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप पहली बार आए साइकिल चलाने के लिए, आपको साइकिल चलाने पे फोकस करोगे, अपने आप वो आसान लग जाएगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे गए और आप सर्च कर रहे हो हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल, आप चलाने के बारे में 10,000 वीडियो देख रहे हैं, कोई बोलेगा ऐसे चलाओ, कोई बोलेगा पैर पहले रखो उसके बाद बैठो सीट में, उसके बाद दूसरा पैर रखो, कोई बोलेगा सीट को ऐसे बैठो, इस तरीके से हैंडल पकड़ो। इतनी इन्फॉर्मेशन आप भर चुके होंगे कि आपको साइकिल चलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगना शुरू हो जाएगा। आपको चीज़ें मुश्किल नहीं करनी है, आसान करनी है। और हमारी फितरत होती है कि कोई चीज़ हम पहली बार सीख रहे होते हैं तो हम तरीके खोजते हैं उसको आसान करने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पोर्ट्रेट ड्राइंग। सबको पता है हम पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं। यूट्यूब पे लूमीज मेथड इतना पॉपुलर क्यों है? हमने भी यूट्यूब पे लूमीज के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, बट उसका कॉन्टेक्स्ट लोग मिस कर जाते हैं। लूमीज मेथड लोग सर्च करते हैं ताकि उनका पोर्ट्रेट ड्राइंग आसान हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। लूमीज मेथड बस एक आइडिया देता है कि आपका पोर्ट्रेट का कंस्ट्रक्शन सही जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि वो चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर फील हो। लेकिन लूमीज मेथड सीखने से पहले आपके लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन सही नहीं है तो वो लूमीज मेथड सीख के पोर्ट्रेट नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही अगर एक इंसान बोले कि मुझे हाथ छोड़ के साइकिल चलानी सीखनी है, तो सबसे पहले हम उनको यही सलाह देंगे कि साइकिल चलाना पहले सीखो, बाद में हाथ छोड़ने का धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। वैसे ही
लूमिस मेथड सीखने से पहले आपके लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन पहले ठीक करो, बाद में धीरे धीरे इन सारे मेथड्स को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी ईजी लग सकें। विदाउट क्लैरिटी ऑन द फंडामेंटल्स, ये लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी के बिना कोई मेथड कोई काम का नहीं है। तो लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शंस, ये बेसिक चीज़ों को आपको ठीक करना है। प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आप एक नए कलर मीडियम को पहली बार कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑयल कलर के बारे में आपने सुना कि ऑयल कलर करना होता है, ऑयल कलर में ऐसा ऐसा होता है, ऑयल कलर में कैनवस होते हैं, ब्रशेज होते हैं, ये सारे ब्रशेज होते हैं। हम इंफॉर्मेशन भर लेते हैं कि हाँ ये कैनवस आएगा, ये ब्रशेज आएंगे, ये कलर्स आएंगे। अब उनको सुनने के बाद आपको लगता है यार हो सकता है इसमें कोई चीज़ें मैं गलती कर रहा हूँ, हो सकता है कोई चीज़ें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सोच के आप और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर 10 तरीके के टूल्स आपको और पता चलते हैं, फिर 50 तरीके के ब्रशेज़ आपको और पता चलते हैं, फिर 1000 तरीके की टेक्निक्स आप और जानना शुरू करते हैं। उन सबको दिमाग में भरते आप भूल जाते हैं कि जो इंसान प्रैक्टिस करने शुरू कर चुका है वो ऑटोमेटिकली बहुत बेटर कर रहा होगा उस व्यक्ति से जो इन्फॉर्मेशन भरा जा रहा है। ओके, तो ऑयल कलर तो बात की बात है, हम पहले ड्राइंग के लेवल पे बात करते हैं क्योंकि ड्राइंग क्लियर है तभी जाके कलरिंग और बाकी चीज़ें आती हैं, उसको हम आगे कवर भी करेंगे। द पॉइंट ओवर हियर इज कि जितनी आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं, हर टेक्निक के बारे में जितना जानने के बारे में ट्राई करते हैं, उतना चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं। और एक आर्टिस्ट का काम डिफ़िकल्टी बढ़ाना नहीं है, चीज़ों को आसान करना है। और लर्निंग के प्रोसेस में चीज़ें आसान करके ही सीखी जाती हैं। आप सोच के देखिए, एक छोटा बच्चा जो ABCD अभी सीख रहा है, उसको हमने 10 किताबें दे दी, क्लास 5th की 10 किताबें दे दी, क्लास 10th की 10 किताबें दे दी, +2 की, ऑटोमेटिकली वो और कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं इतनी सारी चीज़ें कब सीखूंगा, कैसे सीखूंगा, कभी पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए सीखना। वो यही सोच के छोड़ देगा ABCD सीखना भी। तो जब हम आर्ट सीख रहे होते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि आपके लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शंस, आपकी ड्राइंग सब कुछ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, कॉम्प्लेक्स मत करिए 1000 इन्फॉर्मेशन को ले लेके। और सिंप्लीफाई करने के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें हम और ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक कर्व, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक कर्व लाइन को जज करना कि उसका एंगल या प्रोपोर्शन कैसा है, वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप ये स्क्रीन को अभी आप देख रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लाइन खींचूँ, स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी और एक कर्व बनाऊं ऐसा, ओके, और मैं इन दोनों को बोलूं कि ड्रॉ करिए, तो इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा ये कर्व कहाँ से मुड़ा है और कितना इधर से लंबा है, कितना इधर से लंबा है। बट ये स्ट्रेट लाइन बनाना ज़्यादा आसान फील होगा क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये एक लाइन इतनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक गई, उसका एंगल क्या था वो क्लियरली दिख रहा है, और यहाँ से एक टर्न हुआ, वो टर्न कैसा है और वो टर्न के बाद लाइन कितनी बड़ी है, ये बताना आसान है। इसीलिए जब भी हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये बताया जाता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए ताकि इन चीज़ों को आप बना सकें। सिंप्लीफाई करिए, अपने सब्जेक्ट्स को सिंप्लीफाई करिए। इसलिए मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कई बार बोला है कि चीज़ों को डायरेक्टली मत बनाइए, कभी भी इसकी शेप डायरेक्टली मत बनाइए। पहले देखिए स्ट्रेट लाइंस में चीज़ें कहाँ पे आएंगी, क्योंकि जब कोई लाइन स्ट्रेट होती है तो उसका एंगल, उसकी लेंथ, उसका प्रोपोर्शंस चेक करना बहुत आसान होता है एक कर्व के कंपैरिजन में। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक पर्सन, एक बिगिनर आर्टिस्ट यूट्यूब पे आता है और 4 यूट्यूब में आर्ट के ट्यूटोरियल्स देखता है और एक ट्यूटोरियल में ये देख लेता है कि एक बहुत बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं जो डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं, डायरेक्टली आंखें बना रहे हैं, डायरेक्टली नाक बना रहे हैं, और ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है आर्ट को सीखने का। आपको डायरेक्टली नाक बनाते समय ये राउंड ये सब नहीं बनाना होता, क्योंकि एक बार तो आप कॉपी करके बना लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में फ्री हैंड आर्टवर्क्स बनाते समय, लाइव स्टडीज़ करते समय, आउटडोर स्टडीज़ करते समय, स्मॉल टू लार्ज स्केल पे प्रपोर्शन चेक करते समय हर जगह प्रॉब्लम आती ही रहेगी। इसीलिए इन चीज़ों से बचिए कि आप सिर्फ देख देख के किसी पोर्ट्रेट को कॉपी करना, आपका गोल नहीं है कि वो पोर्ट्रेट सुंदर बन जाए। आपका गोल ये है कि पोर्ट्रेट अगर बना रहे हो या लैंडस्केप बना रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हो, उसके लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस एज कंपेयर्ड टू ईच अदर, अगर ये लाइन इतनी बड़ी है, इसकी तुलना में ये लाइन कितनी बड़ी है, एज कंपेयर्ड टू ईच अदर। आर्ट में हर चीज़ कंपेरिजन के अंदर होती है, अकेला कोई सब्जेक्ट वर्क नहीं करता आर्ट में। तो हम लाइंस भी बनाते हैं तो एक दूसरे के कंपैरिजन में उसको चेक किया जाता है। मैं अकेला ये लाइन को नहीं बोल सकता कि कितनी बड़ी है। ओके, मैं अगर ये चेहरा एक बहुत बड़े दीवार पे बना रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी लाइन में नहीं खींचूंगा, उस दीवार के हिसाब से एक बड़ी लाइन में खींचूंगा। बट मैं ये देख रहा हूँ कि इस लाइन की तुलना में ये लाइन कितनी बड़ी है, इसकी तुलना में ये लाइन कितनी बड़ी है। इसको प्रपोर्शन जजमेंट बोलते हैं। एक दूसरे की तुलना में इसको हम चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें
आपको समझनी ज़रूरी है कि आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आपको 1000 टेक्निक्स, अगर आप यूट्यूब पे आते हैं और 1000 अलग अलग नाम सुनते हैं कि ये मेथड, एक ये मेथड भी होता है, किसी ने बोल दिया ये वाला मेथड होता है तो आप अट्रैक्ट हो गए, इन चीज़ों से बचिएगा। ये बहुत बड़ी गलती है जो मैक्सिमम आर्टिस्ट करते हैं। नए नए नाम सुन के उसको नोट करते रहेंगे, उसको याद करते रहेंगे कि इस टेक्निक में ऐसा होता है, इस मेथड में ये होता है। इतना तो डा विंची को भी नहीं पता होगा कि इतनी सारी मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं क्योंकि उनके टाइम पे इतने सारे मेथड्स और टेक्निक्स और नए नए नाम निकले भी नहीं थे, फिर भी उनका आर्टवर्क था ना महान। द पॉइंट ओवर हियर इज कि इंफॉर्मेशन भरने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है, वो भी सिंप्लीफाई करके, कॉम्प्लेक्स करके नहीं। मेरे एक मेंटर थे, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सीजर सेंटोस, उन्होंने एक बहुत कमाल की चीज़ बोली थी कि आर्टिस्ट को जब वो आर्ट सीख रहा है, जब वो ड्राइंग स्किल्स पे काम कर रहा है, उसका काम है उसको सिंपल ईजी करके प्रैक्टिस करना, डिफिकल्ट करके नहीं, क्योंकि डिफिकल्टी तो कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। ओके, कोई आर्टिस्ट दौड़ते दौड़ते पेंटिंग कर रहा है, कोई आर्टिस्ट उल्टा लटक के आर्टवर्क बना रहा है, तो डिफिकल्टी तो आप कितनी भी बना सकते हैं। कोई आर्टिस्ट आंखों में पट्टी बांध के ड्रॉ कर रहा है, तो आप वैसे तो प्रैक्टिस शुरू नहीं करेंगे ना, तो डिफिकल्टी तो किसी भी हद तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आपका काम ये नहीं कि आप एकदम हाईएस्ट और बहुत डिफिकल्ट वे के हिसाब से आप प्रैक्टिस करें, आपको सिंप्लीफाई करना है ताकि जो आप कर रहे हो आपको समझ भी आए कि आप क्या कर रहे हो, उसका मीनिंग क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या, आपको समझते हुए करना है। रैंडमली कहीं से भी देख के कि ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, तो उसको करते नहीं रहना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके सीखोगे तो लर्निंग बढ़ेगी, अदरवाइज टाइम वेस्ट होता जाएगा। और यह है मिस्टेक नंबर 8। नेक्स्ट इज टू मच इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मैक्सिमम आर्टिस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना। स्टॉप रनिंग आफ्टर टेक्निक्स, वर्क अपॉन द फंडामेंटल्स। टेक्निक्स के पीछे मत भागे एवरीबडी। कोई भी टेक्निक्स आपको हेल्प नहीं कर सकती अपने आर्ट स्किल्स को इंप्रूव करने में अगर आपके फंडामेंटल्स वीक हैं तो। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले लूमिस का एग्जाम्पल दिया, अगर मेरे फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, अगर मेरे लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शंस ही ठीक नहीं है और मैंने कहीं से लूमिस मेथड, लूमिस की टेक्निक समझ ली, तो उससे मेरा आर्टवर्क इंप्रूव नहीं होगा। और आप खुद सोच के देखिए, आपने आज तक कितने सारे टेक्निक्स के बारे में सुना है। एक बहुत ही सिंपल चीज़, जैसे हमने कहीं से सुन लिया, कुछ दिन पहले किसी का कमेंट भी आया था कि सर हमें ना हैचिंग करना सीखना है, हमें ना क्रॉस हैचिंग सीखना है। ये सब सीखने की चीज़ नहीं है, इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हैचिंग करना सीखना है, आपको क्रॉस हैचिंग करना सीखना है, ये खुद भी कर लोगे आप, ये सीखने की चीज़ नहीं है। आपको सीखना है वैल्यूज़। अगर आपको डार्कनेस और लाइटनेस पता है, आप उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो और आप देख रहे हो कितना डार्क है कितना लाइट करना है, ऑटोमेटिकली आपको हैचिंग, क्रॉस हैचिंग ये सब अपने आप आ जाएगा। ओके, ज़बरदस्ती ये सारी टेक्निक्स बनाई जाती है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स आर्टिस्ट ज़बरदस्ती बनाते हैं ताकि वो अपने यूट्यूब के वीडियो में दिखा सकें, ताकि कुछ नया नाम सुन के लोग आएँ और बहुत सारे व्यूज़ आएँ। और इसमें आर्टिस्ट की गलती भी नहीं है, लोग ऐसे हैं तो प्रॉब्लम क्या ही कर सकते हैं। मैं अगर आपको कुछ नया बात बताऊं, और ये चीज़ मार्केटिंग में यूज़ होती है, अब यहाँ पे मैं मार्केटिंग की पॉइंट्स नहीं घुसाऊंगा, लेकिन क्योंकि हम बिजनेस की ट्रेनिंग्स आर्टिस्टों को प्रोवाइड ऑलरेडी करते आ रहे हैं इतने सालों से, इतने टाइम से, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, हम नए नाम निकालते हैं जानबूझ के ताकि वो नया नाम सुन के लोग अट्रैक्ट हों। मैं अगर आपको सिंपल बोलूँगा कि अच्छा खाना खाओ, ठीक से सो और एक्सरसाइज करो, आप हेल्दी रहोगे, तो लोग नहीं सुनेंगे। बट मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, ये डीप स्लीप, ये वाली टेक्निक फॉलो करो, या प्रॉपर 2:2+3 डाइट फॉलो करो, या ये वाली टेक्निक के हिसाब से एक्सरसाइज करो। ये कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज के अंदर 2 मिनट योगा का डाल के और उसमें ये वाला एक्सरसाइज घुसा दोगे, आपको कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। तो लोगों को मज़ा आ जाता है सुन के कि वाह, कुछ नया सुनने को मिला, हम बोरिंग चीज़ें सुन सुन के थक गए थे, ये टेक्निक आज तक हमने ट्राई नहीं की है, इसको करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही प्रॉब्लम है, आपको 1000 नाम, 1000 इंफॉर्मेशन, टू मच इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है। आपको 1000 इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। जो चीज़ें ऑलरेडी बेसिक्स हैं उस पर काम करिए। फंडामेंटल्स क्या कहता है, सिंपल है ना, हर चीज़ लाइन्स और एंगल्स ही तो है। ये चेहरा क्या है, एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई। लाइन्स हैं, एंगल्स हैं और प्रपोर्शंस हैं और शेप्स है, ये कुछ शेप्स हैं। ओके, सिंपल चीज़ें, लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस। जैसे कलर की दुनिया आती है, जैसे शेड वाली दुनिया आती है, सिंपल एक ही चीज़ है, वैल्यूज़ की, कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कौन सी चीज़ कितनी लाइट है। बस इतना 5-6 चीज़ें हमने कर ली तो हमारा 90% लोगों से बेटर आर्टवर्क हम बना लेंगे। लेकिन नहीं, लोगों को चाहिए ये मेथड, लूमिस मेथड, ये टेक्निक, वो टेक्निक, क्रॉस हैचिंग, ये हैचिंग, वो टेक्निक, वो मेथड, वो वाला
फलाना स्टाइल, वो वाला टेक्निक, नया स्टाइल बनाएंगे, ये वाला टेक्निक फॉलो करेंगे। टेक्निक आर्टिस्ट बना लेता है खुद। मैं यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, मैं एक लाइव पोर्ट्रेट बना रहा हूँ और मैंने उसका कुछ नया नाम रख दिया, मैंने रख दिया कि शॉर्ट हैंड डिस्टेंस पोर्ट्रेट मेकिंग टेक्निक। कुछ मीनिंग नहीं है उसका, तरीका सब सेम है, बट बोलने में अच्छा लग रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो अगर आप सीरियस हो इन चीज़ों को लेके, आर्ट की फील्ड को लेके, इन सब टेक्निक्स के पीछे भागना बंद करिए। कृपया करके फंडामेंटल्स पे काम करिए। अगर अच्छी सेहत चाहिए तो ठीक से नींद लीजिए, खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए। सिंपल, अगर ये चीज़ आपने 4 साल कर दी तो ऑटोमेटिकली आप 90% लोगों से बेटर हेल्थ पा जाएंगे। 90 क्या 95% लोगों से आपकी हेल्थ बेटर हो चुकी होगी। सेम चीज़ आर्ट की फील्ड में, ड्राइंग की फील्ड में है। अपने फंडामेंटल्स पे काम करिए, ड्राइंग स्किल्स पे काम करिए, ड्रॉ व्हाट यू सी के कॉन्सेप्ट पे काम करिए। जो चीज़ दिखाई देती है उसको बना सकें, इस काबिलियत को डेवलप करिए। अगर ये चीज़ हो गई तो ये 1000 टेक्निक नहीं करनी पड़ेगी, ये 1000 इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। खुद कुछ साल, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक टेक्निक या एक तरीके को, एक बेसिक फाउंडेशनल पॉइंट को, एक बेसिक सी चीज़ को बहुत बहुत लंबे टाइम तक नहीं करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाए। फिर जल्दी रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं, क्योंकि जल्दी रिजल्ट्स मिलना एक मिथ है। 10-15 दिन में किसी को ग्रोथ नहीं दिखती है, जल्दी रिजल्ट्स किसी को मिलते नहीं है। और जब आपको जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको किसी ने बोल दिया कि ये वाली टेक्निक ट्राई करो, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, आप फिर वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हो, फिर वहाँ कुछ दिन ट्राई करते हो, वहाँ भी ग्रोथ नहीं मिलता, फिर कुछ और टेक्निक सुन लेते हो, वहाँ ट्राई करते हो, फिर वहाँ रिजल्ट्स नहीं मिलता। पीपल कीप ऑन जंपिंग, ऐसे जंपिंग करते 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 कई साल बीत जाते हैं। सो टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं लीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। आर्ट की फील्ड में जा रहे हैं आप, मैं अगर स्विमिंग सीखना चाहता हूँ तो मैं 75 किताबें पढ़ के स्विमिंग सीखूंगा, कोई मतलब नहीं है। स्विमिंग का बेसिक्स कोई मुझे बता दे, इस तरीके से हाथ मारते हैं, इस तरीके से पैर चलाते हैं, इस तरीके से सांस उसमें कंट्रोल करते हैं, कुछ बेसिक्स कोई पर्सन गाइड कर दे, तो वहाँ पे आर्ट टीचर की या मेंटर का रोल आता है। ये मेंटर का रोल यहाँ पे ये भी आता है कि आपको ये बताए कि क्या नहीं करना है। टीचिंग में मैक्सिमम लोग सिर्फ सिखाए जाते हैं, एक मेंटर होता है जो समझाता है कि क्या क्या नहीं करना है। इसीलिए अगर कोई बेसिक पर्सन बता दे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, स्विमिंग में यही चीज़ें लगेंगी, अब आपका काम है कि स्विमिंग को करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। ओके, तो एक बेसिक गाइडेंस अगर आपके पास क्लियर है और उसके बाद आप प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हो, रिपीटेशन पे फोकस कर रहे हो, तो आपको ग्रोथ दिखेगी। अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे नए नए टेक्निक्स, नए नए नाम सुन के सिर्फ जंप कर रहे हैं, बिलीव में एवरीबॉडी, आज नहीं तो कल आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि इतना साल निकल गए, ग्रोथ नहीं दिख रही है, और सबसे बड़ा रीज़न यही है। और अब देखो, एक बहुत कमाल का पॉइंट जो बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया, आई बिलीव इसको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे से पॉइंट समझ में आ जाए। जब कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखता है, अगर मैं वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, अगर मैं नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ देख रहा हूँ, ओके, मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, और मुझे पता है कि ये कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे फन के लिए आया हूँ, इस सीरीज़ को ख़त्म करके मैं अपने काम पे जाऊँगा, वापस अपने काम पे फोकस करूँगा। और मैं अगर दिन भर सीरीज़ देख रहा हूँ, दिन भर मूवी देख रहा हूँ, मुझे पता है कि आज का दिन सिर्फ मैंने एंटरटेनमेंट में दिया है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, मैंने अपने काम पे ग्रोथ नहीं पाई है, ये सिर्फ मज़ा वाला पार्ट था, वो मुझे पता रहेगा, मैं अवेयर रहूँगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप एक एजुकेशनल वीडियो देखते हो, आप एक आर्ट का ट्यूटोरियल देखते हो, आप आर्ट के 75 टेक्निक्स ट्राई करते हो, आप आर्ट के ऊपर 25 किताबें पढ़ते हो, और आपको ये लगता है कि मैं 6 महीने से ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, अलग अलग टेक्निक्स के नाम मुझे पता चल गए, अलग अलग आर्टिस्टों के बारे में मैं जान गया, नई नई टेक्निक्स मैंने ट्राई भी करी है बहुत सारी। आपको अंदर से ये फील हो रहा है कि मैंने बहुत काम किया है, जबकि एक्चुअल में वो भी एक टाइम वेस्ट था, वो भी बस एक एंटरटेनमेंट था, जैसे कोई वेब सीरीज में होता है। बस फर्क ये था कि वेब सीरीज देखते समय आपको पता था कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, एजुकेशनल कंटेंट देखते समय आपको नहीं पता कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, बट आप सबसे ज्यादा टाइम वहीं बर्बाद कर रहे होते हैं। और क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, क्योंकि आप ये मान लेते हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत करी फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, और सही चीजें करनी का जो स्कोप रहता है कि मुझे सही तरीके से काम करना है, वो और ज़्यादा आपसे दूर हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, यहाँ से ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो आगे और क्या ही मिलेगा। फिर जाके लोग ये मानना शुरू कर देते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब तक जो आप वो कर रहे थे वो इंप्रूवमेंट का पार्ट वैसे भी नहीं था। ये ठीक ऐसा था कि जैसे आप कोई सीरीज़ देख रहे हैं, आप वैसे ही आर्ट का ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, सेम है, बस आपको लग रहा है कि आपका टाइम बहुत प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है, बट अल्टीमेटली आप टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं। सो टू मच इन्फॉर्मेशन इज वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। मिस्टेक नंबर 6,
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब मिस्टेक नंबर 7 में टू मच इंफॉर्मेशन में और मिस्टेक नंबर 6 में बेसिक फर्क है, दिखने में दोनों सेम से लग रहे हैं, बट यहां पे रेपिटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। एग्जांपल राइडिंग बाइसिकल वर्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट बाइसाइकिल। अब देखो ये पॉइंट्स कुछ सिमिलर से आपको फील होंगे, बट डिफरेंस मैं आपको यहां बताता हूं। टू मच इंफॉर्मेशन का मतलब है कि और ज्यादा जानकारी लेते रहना, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड, अलग अलग चीजों के बारे में जानते रहना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को भरते रहना, ये बहुत बड़ी गलती है जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। एक और गलती जो कर रहे हैं लोग ये कि इंफॉर्मेशन लेने के बाद रेपिटेशन पे काम नहीं करना। चलो एक केस ये है, एक पर्सन जो बहुत इंफॉर्मेशन लिए जा रहा है और ये फील किया जा रहा है कि मैं बहुत सीख रहा हूं, ये एक गलती है। दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत इंफॉर्मेशन भरे नहीं जा रहा है लेकिन वो मेन चीज को मिस कर रहा है, वो है रेपिटेशन और इंप्लीमेंटेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजें पता होती हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में कि कुछ चीजें हैं जो आपको पता होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हेल्थ के केस में आपको पता है कि मुझे 7 से 8 घंटा, 6-7 घंटा कम से कम सोना है, ये मेरा बेसिक डाइट है, इसको फॉलो करना है, और ये मेरी एक्सरसाइज है, मेरा बॉडी प्रॉपर एक्सरसाइज उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको पता है। ओके, तो कुछ चीज़ें हमें पता होती है, बस उसको रिपीट करना होता है। बट कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती, जैसे अगर मैं पहली बार स्विमिंग सीख रहा हूँ, मैं पहली बार गिटार सीख रहा हूँ, मैं पहली बार डांस करना सीख रहा हूँ, वहाँ पे मुझे नहीं पता कि इतना प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और वहाँ एक लिमिट इंफॉर्मेशन लेने के बाद उस पर काम करना ज़रूरी रहता है। नए नए इंफॉर्मेशन क्योंकि अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। मैं पहली बार अगर गिटार सीख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिटार सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा और मैं इंफॉर्मेशन भरा जा रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम था इससे पहले वाला इशू। अब ये प्रॉब्लम है कि मुझे जहाँ पता है कि हाँ ये करना होता है, अब मुझे पता है कि मुझे ये करना है, जैसे एक्सरसाइज के केस में बेसिक आइडिया ऑलरेडी है, उस केस में आपको इंप्लीमेंटेशन और रेपिटेशन पे काम करना है। जो चीज़ आपको पता है बस उसी को कई साल तक कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, और उस कंटिन्यूएशन के प्रोसेस में बार बार ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें क्या मिस्टेक हो रही है, उसको मैं कितना बेटर कर सकता हूँ। यहाँ पे कंसिस्टेंसी आती है, यहाँ जाके रिपीट मोड वाला एंगल आता है कि अब आपको बेसिक आइडिया आ गया, एक बेसिक फंडामेंटल्स क्लैरिटी आ गई, अब उसको बस रिपीट करिए, वहाँ पे फिर से नई इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है। तो ये दो अलग अलग डिफरेंसेस थे। यहाँ पे मैंने वो वाला एग्जांपल फिर से लिया है, बाईसाइकिल वर्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ बाईसाइकिल। यानी कि शुरू में अगर किसी को साइकिल चलानी नहीं आती है तो वो इन्फॉर्मेशन भर रहा होता है, नई नई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे 50 ट्यूटोरियल देख रहा है, 1000 चीज़ों को सुन रहा है, अलग अलग टेक्निक्स, मेथड्स, कलर्स, आर्ट के फील्ड के हिसाब से बात करें तो वो जा रहा है साइकिल के बारे में 1000 चीज़ें जान रहा है। बट एक बार एक पर्सन को साइकिल चलानी आ गई, उसने थोड़ी बहुत भी चला ली, मैंने अगर साइकिल चलानी सीख ली है, थोड़ी बहुत भी 10 कदम भी मैं साइकिल चला ले रहा हूँ हल्का हल्का थोड़ा सा डगमगाते हुए, और फिर 10 कदम जाके बाद गिर जा रहा हूँ, मुझे एक आइडिया मिल गया कि हाँ ऐसे बैलेंस कर रहा था, 10 कदम तक सही चल रहा था। वहाँ पे बस रेपिटेशन चाहिए, वहाँ पे बस इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, वहाँ पे फिर 10 कदम में जाके क्यों गिर गया, यहाँ पे गिरने के बाद कोई अलग टेक्निक है क्या इसको ठीक करने की, उस पर काम नहीं करना। आपको आइडिया लग गया, बैलेंस ऐसे करते हैं, ऐसे चलाते हैं, तो बस रेपिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन का खेल है। वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है, रेपिटेशन पे काम करना है, ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि ये चीज़ इतनी तो हो गई, इसके आगे कैसे करना है। हम यहाँ तक तो ड्राइंग सीख गए, यहाँ पे हम ये फल बना ले रहे हैं, ये पेड़ बना ले रहे हैं, इसके आगे कैसे, इसके ऊपर इंप्रूव कैसे करना है, और कौन सा मेथड होता है पोर्ट्रेट करने के लिए, और कौन सा टेक्निक होती है ये वाला फिगर ड्राइंग करने के लिए, इस पे दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपके फंडे क्लियर है वहाँ तक तो उसी को बस रिपीट करिए, उसी को बस इम्प्लीमेंट करिए। सो मिस्टेक नंबर 5, क्रेजी अबाउट कलर्स। कलर्स कांट हाइड योर बैड फाउंडेशन। कई लोगों का ये सवाल आता है कि हमारी ड्राइंग सही है, हमारे फंडामेंटल सही है, हमारे बेसिक सही है, हमें तो कलर्स पे काम करना है, हमारा कलर्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा, हमें कलरिंग सीखनी है, हमें कलरिंग बेटर करनी है। अब कलर की दुनिया में एंटर करते ही आपको 10 तरीके के मीडियम दिखते हैं, ऑयल, एक्रेलिक, चारकोल, ड्राई पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, क्रेयॉन्स, वाटर कलर। फिर कंफ्यूजन का सिलसिला शुरू होता है कि अब ये कलर की टेक्निक क्या होती है, ये कलर की टेक्निक क्या होती है, इस कलर का मेथड क्या होता है, इस कलर का मेथड क्या होता है, इस कलर में कौन से टूल चाहिए, इस कलर में कौन से टूल चाहिए, इसको मिक्सिंग कैसे करना है, उसको मिक्सिंग कैसे करना है, और ये आपका खा जाता है कई सारा साल। अगर आपके फंडामेंटल सही है तो आप कलरिंग कर लेंगे, अगर आपके फंडामेंटल सही नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कलरिंग नहीं सिखा सकती। और कई लोग जो ये सोचते हैं कि हमारी कलरिंग इंप्रूव नहीं हो रही और हमारा ड्राइंग और फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छा है, एक बात एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको लगता है कि आपके ड्राइंग और फंडामेंटल सही है, बट वो सही नहीं है। जिस भी दुनिया में इंसान के
ड्राइंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है और उसके फंडामेंटल्स क्लियर है। फंडामेंटल्स यानी कि लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज, डार्कनेस, लाइटनेस, ये सब जजमेंट, क्लैरिटी उनको है अगर, तो वो कोई भी कलर दुनिया का सीख सकते हैं कुछ महीनों के अंदर। कुछ महीनों के अंदर अगर किसी भी इंसान के ड्राइंग फंडामेंटल सही नहीं है, उनके ड्राइंग स्किल स्ट्रांग नहीं है, उनके फंडामेंटल्स की नॉलेज, उनको क्लैरिटी नहीं है, वो कई साल लगा दें, अपनी पूरी लाइफ लगा दें, कलर इंप्रूव नहीं होगा। अब समझिएगा प्रॉब्लम कहां पे आती है। एक इंसान है वो ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहा है पेंसिल से, ठीक। एक इंसान है वो ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहा है पेंसिल से। एक इंसान है वो ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहा है पेंट ब्रश से। अब दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और दोनों का आर्टवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया। अब ये आके कोई बोल नहीं सकता कि अरे आपने तो बोला था ये ड्राइंग किसी की अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो कलरिंग नहीं सीख सकता। वो कलरिंग कर नहीं रहा था, वो ड्राइंग ही कर रहा था, बट पेंसिल से नहीं, कलर पेंट ब्रश से कर रहा था, तो उसको हम कलरिंग के अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं। वो ड्राइंग ही कर रहा था, बस कलर टूल अलग था। वैसे ही अगर कोई इंसान वैल्यूज की प्रैक्टिस कर रहा है, डार्कनेस और लाइटनेस की प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आर्ट के फील्ड में हर चीज़ कंपेरेटिव होती है, एक दूसरे से कंपेयर करके बताई जाती है। तो अगर इस स्क्रीन में कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कौन सी चीज़ कितनी लाइट है, ये कितना डार्क है इससे, इस कंपैरिजन में, ये कितना डार्क है इसके कंपैरिजन में, ये कितना डार्क या लाइट है इसके कंपैरिजन में, ये कितना डार्क या लाइट है इसके कंपैरिजन में, ये कितना डार्क या लाइट है बैकग्राउंड के कंपैरिजन में, हर चीज़ एक दूसरे से, कौन सी चीज़ कितनी डार्क या लाइट है एक दूसरे के कंपैरिजन में, अगर कोई इंसान समझता है और इसी चीज़ को वो डायरेक्टली कलर से प्रैक्टिस करता है, तो अल्टीमेटली वो अपने फंडामेंटल्स पे ही काम कर रहा है। अगर ये डार्कनेस और लाइटनेस को कोई पर्सन समझता है और वो उसी चीज को पेंसिल या चारकोल से कर रहा है, कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो कलर के ऊपर इजीली शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि कलर 90% डिपेंड करते हैं इसी डार्कनेस और लाइटनेस के ऊपर। ओके, लेकिन कोई इंसान इस डार्कनेस और लाइटनेस को नहीं समझता है कि कौन सी चीज कितनी डार्क है कितनी लाइट है, और वो कलर की प्रैक्टिस किए जा रहा है, कलर पे काम किए जा रहा है, कलर के अलग अलग टेक्निक्स और मेथड्स पे काम किए जा रहा है। बिलीव मी, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी लर्निंग उसको हेल्प नहीं कर सकती अपने कलर को इंप्रूव करने के मामले में। पास्ट में से कई सारे आर्टिस्ट हुए जिनको दुनिया उनकी कमाल की कलरिंग के लिए जानती है, बट जब उनसे पूछा जाता है तो वो बस एक ही बात कहते हैं कि हमें तो कलरिंग आती नहीं। स्टीव विस्टन अमेरिकन आर्टिस्ट, बहुत ही कमाल के ग्रेट आर्टिस्ट हैं आज के टाइम के, और उनका आर्टवर्क्स, उनकी पेंटिंग्स में बहुत कमाल के वो कलरिंग यूज़ करते हैं, बट जब उनको पूछा जाता है वो बोलते हैं कलरिंग तो मुझे आती नहीं, आई एम बैड एट कलरिंग्स, आई एम वेरी बैड एट कलरिंग्स। बट अगर आप उनकी पेंटिंग देखते हैं आपको लगेगा कि ये तो मास्टर हैं कलरिंग के। वो इनका ये मास्टर वर्क्स इसलिए निकलता है क्योंकि उनकी डार्कनेस और लाइटनेस इतनी सही है कि वही डार्कनेस और लाइटनेस की अंडरस्टैंडिंग वो कलर में भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो कलरिंग कमाल की दिखती है। ओके, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर कोई आर्टिस्ट आपको कलरिंग करता हुआ दिख रहा है बहुत साल से और उसकी कलरिंग बहुत इंप्रूव हो गई है और उसके आर्टवर्क बहुत कमाल के दिख रहे हैं, तो ये बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके कलर के वजह से इसका आर्टवर्क इंप्रूव हुआ है। इस बात को समझना है कि इनका कलरिंग या कलर करने से इनका कलर बहुत कमाल का दिख रहा है, क्योंकि कलर करते वक्त ये फंडामेंटल इनके दिमाग में चलता था कि डार्कनेस और लाइटनेस सही है कि नहीं। ये नहीं कि ये लाल रंग स्कारलेट रेड है या ये लाल रंग क्रिम्सन रेड है या ये सैप ग्रीन है या वेरिडियन ग्रीन है, ये ग्रीन कलर कौन सा है, ये रेड कलर कौन सा है, इन सब पे वो नहीं सोचता था शुरुआत में। ओके, इन सब पे आपको घुसना ही नहीं है कि कौन से नाम, क्योंकि शुरू में बहुत अट्रैक्शन रहता है ना, कौन कौन से रेड कलर होते हैं, कौन कौन से ग्रीन कलर होते हैं, ये सैप ग्रीन होता है, ये वेरिडियन ग्रीन होता है, ये एमरल्ड ग्रीन होता है। छोड़िए ये सब, ग्रीन है, लाल, हरा, नीला, पीला, बेसिक कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन वो कलर की डार्कनेस कितनी है और लाइटनेस कितनी है, अगर वो समझ में आता है तो दुनिया का कोई भी कलर आप कर लेंगे। इसीलिए ये डार्कनेस और लाइटनेस, जिसको वैल्यूज बोला जाता है, जो कि फंडामेंटल्स के अंदर, फाउंडेशन में, फंडामेंटल्स में आता है, इसलिए उनको सबसे पहले सीखा जाता है, सो दैट उसके बेस पे आप कलर कर सकें। यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टिल लाइफ स्टडी करी थी, एक सामने स्टिल लाइफ रख के हमने इसको स्टडी करा। ओके, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, डार्कनेस और लाइटनेस ब्लैक एंड व्हाइट में, बट आप इसको देख के समझ जाएंगे कि हाँ, जो टिश्यू का रोल है वो थोड़ा लाइट कलर का है, जो बॉटल है वो थोड़ा सा डार्क कलर का है। ये सारी चीज़ें देख के समझ में आ जाएंगी कि कौन सा शेड किस रंग का है। ओके, यहाँ पे अगर हमने कलर नहीं भी किया आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉटल डार्क कलर की होगी, ये टिश्यू लाइट कलर का शायद रहा होगा। कौन से रंग का होगा? सफ़ेद रंग का होगा, अलग से फील हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट छोड़ा गया है। ये बॉटल हो सकता है ब्लैक कलर की हो सकता है ब्लू कलर की हो, डार्क ब्लू कलर की। कलर कौन सा है वो बाद में आप सोचते हैं, बट पहले ओवरऑल डार्कनेस और लाइटनेस सही लग रही है कि नहीं लग रही है, वो चीज़ फील आती है। एंड दैट इज़ व्हाई सबसे पहले वैल्यू समझा जाता है, सबसे पहले
वैल्यू समझा जाता है कि डार्कनेस लाइटनेस सही है कि नहीं, उसको फंडामेंटल्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसलिए कलर के पीछे पागल मत होइए, अलग अलग टेक्निक्स मेथड के पीछे मत भागिए कलर के ऊपर। एक छोटा बच्चा कलर के पीछे पागल होता है, समझ आता है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने वाला इंसान इन चीज़ों के पीछे पागल होता अच्छा नहीं दिखता। हाँ, मज़ा आता है कलर करने में, कलर खरीदने में, कलर ट्राई करने में, करो, बट दिमाग के पीछे फंडामेंटल्स चल रहे होने चाहिए। दिमाग के पीछे ये चल रहा होना चाहिए कि लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन सही है कि नहीं। कलर को पेंट ट्यूब से बाहर निकालो और उसको जब मिक्स करने बैठो तो ये नहीं चलना चाहिए कि इसको मिक्स और स्मूथ कैसे करें, इसको और स्मूथली कैसे लगाएं। ये चलना चाहिए कि कलर की डार्कनेस और लाइटनेस सही आई है कि नहीं। ये फंडामेंटल पॉइंट पे आपको फोकस करना है। सो डोंट बी क्रेजी अबाउट कलर, वर्क अपॉन योर फंडामेंटल्स। मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 4, न्यू मेथड्स फॉर न्यू सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स आर सेम एवरीवन। अलग अलग मेथड नहीं चाहिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। ये सारे जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं एक दूसरे से मैच करते हैं। अब इसको देख के भी कई लोग सोच रहे होंगे कि यार रेयांश आप अलग अलग पॉइंट्स तो बता रहे हैं बट सारे पॉइंट्स एक दूसरे जैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे अगेन आपके दिमाग में चीज़ आ रही है कि मिस्टेक भी बताओ तो अलग अलग टाइप की बताओ। ये जो हमारी भूख है ना 1000 इन्फॉर्मेशन लेने की, यही सबसे बड़ा हमारी नैया डुबाती है कि हमें 1000 इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, कोई 50 किताबें पढ़ के प्राउड फील करता है ना, मैं तो साल के 50 किताबें पढ़ता हूँ, और वो इंप्लीमेंट अगर एक भी चीज़ नहीं कर रहा है, वो 50 किताबें जो पढ़ के उसने टाइम लगाया वो सब बर्बाद गया है। एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। आपको 1000 नई चीज़ें नहीं चाहिए। जो फाउंडेशन है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद छोटी सी भी चीज़ आप नया सीखोगे तो वो दिखेगी, आपके वर्क में दिखाई देगी। ओके, जैसे एक सिंपल सी चीज़ आर्ट के फील्ड में बोली जाती है कि अगर आपके वैल्यूज़ फ्लैट हैं तो डिफरेंसेस दिखते हैं, वैल्यूज़ फ्लैट नहीं है तो डिफरेंसेस नहीं दिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर एक काली दीवार है, एकदम काली दीवार है, एकदम प्लेन काली दीवार है, उसमें एक सफ़ेद धब्बा कहीं भी मैं लगाऊं आपको तुरंत दिखाई देगा। लेकिन एक दीवार है जिसमें अलग अलग रंग बिखरे पड़े हैं, 1000 डिज़ाइंस बनी पड़ी हैं, उसमें मैं अगर एक पॉइंट लगाऊं आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही जब आपके फाउंडेशन बहुत क्लीन स्ट्रांग होते हैं तो एक छोटा सा प्रोग्रेस भी आपको क्लियर कट समझ में आता है। लेकिन अगर आपने 1000 इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, 1000 चीज़ें लगा रखी हैं, 1000 चीज़ें दिमाग में चल रही, थोड़ी सी भी ग्रोथ आपको समझ में नहीं आएगी कि वो सही दिशा में जा भी रही है कि नहीं। दैट इज़ वाई ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग मेथड्स के पीछे नहीं भागना है। मैं पोर्ट्रेट बनाऊं तो लुमिस चाहिए, मुझे लैंडस्केप बनाने के लिए क्या कोई अलग मेथड होता है क्या, फिगर ड्राइंग बनाने के लिए क्या कोई अलग टेक्निक होती है क्या? नहीं, सारे सब्जेक्ट सेम हैं। ऑल सब्जेक्ट्स आर सेम। अगर जितने लोग इस बात को, सिर्फ ये एक लाइन अगर आपके दिमाग में छप जाए कि सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, मेरे साथ रिपीट करिए, सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, अगर ये लाइन आपके दिमाग में आ जाए तो आपका 20 से 30% टाइम तो बस इस लाइन को याद कर लेने से बच जाएगा। और ये 20 से 30% कितना बड़ा होता है? किसी के लिए कई महीने होते हैं, किसी के लिए कई साल होते हैं, किसी के लिए तो कई पूरी लाइफ हो सकती है कि वो पूरी लाइफ अलग अलग मेथड्स पीछे भागते रहे। ओके, ऑल सब्जेक्ट्स आर सेम। मैं अगर ये फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं अगर अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये लाइंस ही हैं। यहाँ से शोल्डर की लाइन कितनी लंबी है, यहाँ से हाथ की लाइन कितनी लंबी है, इसका एंगल कैसा है, इसकी शेप कैसी है, यही सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आएंगे। अगर मैं कोई स्टिल लाइफ भी बना रहा हूँ, अगर मैं ये वाला स्टिल लाइफ भी बना रहा था तो लाइंस कैसी होगी, एंगल्स कैसे होंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके प्रपोर्शन सही है कि नहीं है, उसकी शेप कैसी है, वही सब दिमाग में आ रहा था। अगर मैं कोई प्लांट है सामने उसको बनाऊं, कोई जानवर है सामने उसको बनाऊं, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं शेर को बना रहा हूँ कि बंदर को बना रहा हूँ कि मैं हिरण को बना रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ, इसमें सिर्फ लाइन्स, एंगल्स और शेप्स हैं। अगर हर चीज़ लाइन्स और एंगल्स और शेप्स ही तो है ना। प्रपोर्शंस हम चेक करते हैं, लाइन्स हम चेक करते हैं, एंगल सही है कि नहीं चेक करते हैं, शेप सही है कि नहीं चेक करते हैं। ओके, कलर की दुनिया में जाते हैं तो डार्कनेस लाइटनेस सही है कि नहीं चेक करते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कौन सा सब्जेक्ट है, फर्क नहीं पड़ता कौन से कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें सेम है। और सबसे आर्ट की फील्ड में एक चीज़ अंडरस्टैंड, हम ना एक विजुअल आर्ट के फॉर्म में काम कर रहे हैं। ये ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, टैटू करना, मंडाला करना, डिज़ाइंस करना, कैरिकेचर बनाना, वॉल आर्ट करना, सारी चीज़ें विजुअल आर्ट का फॉर्म है। हम देख के बनाते हैं विजुअली, कोई लोग इसको देख के अप्रिशिएट करते हैं। गाना आप आंख बंद करके सुनते हैं, वो विजुअल आर्ट का फॉर्म नहीं है। ये सारे विजुअल आर्ट के फॉर्म है। आप देख के उसको अप्रिशिएट करते हैं, आपको दिखेगा वो चीज़, तभी आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो विजुअल आर्ट के फॉर्म में सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप विजुअली पहले ओपन होइए देख पाने के लिए, और आप भूल जाइए कि कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है। इसको नाक बोलते हैं, इसको आंख बोलते हैं, इसको कान बोलते हैं, ये सब भूल जाइए और सब चीज़ को एज इट इज़ देखिए। सिर्फ आपको दुनिया में हर चीज़ में सिर्फ लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस, उसकी शेप कैसी, बस इतना ही दिखनी शुरू हो जाएंगी। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे यूट्यूब
के वीडियोस आप देखना वैसे ही बंद कर देंगे, जहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग 35,000 मेथड्स बताए जा रहे हैं। बहुत टाइम बर्बाद होता है। सीरियस हो तो इन चीज़ों को काइंडली शुरू से दिमाग में रखिए। ऑल सब्जेक्ट्स आर सेम। रिपीट आफ्टर मी, ऑल सब्जेक्ट्स आर सेम। फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, सब सेम है। लाइन्स, एंगल, शेप, प्रपोर्शंस, डार्कनेस, लाइटनेस, यही सब देखना, सब में सेम है। अगर ये ठीक है तो सब कुछ सही है, अगर ये सही नहीं है तो कुछ भी टेक्निक, कुछ भी मेथड ट्राई करते रहो, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। अट्रैक्ट होते रहोगे, अलग अलग का नाम सुन के मज़ा आता रहेगा, अलग अलग किताबें खरीदने में मज़ा आता रहता है, अलग अलग ट्यूटोरियल देखने में मज़ा आता रहता है, मज़ा आता रहेगा। कई साल बीत जाएंगे, और कई साल जब बीत जाएंगे फिर आपको लगेगा आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए अभी 25 चीज़ सीखने बाकी रह गई। इतने साल से हम आर्ट की फील्ड को दे चुके हैं, 8 साल से 6 साल से हम आर्ट की फील्ड में हैं, 6 साल देने के बाद भी अभी इतना सीखना बाकी है, तब आपको रियलाइज़ होगा। ओके, क्योंकि अगर आपको रियल में समझ में आना शुरू हो गया कि एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए, ये तो अभी मैं आर्ट स्किल्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट में गए ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ आर्ट स्किल्स की मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 25 चीजें और आएंगी। तो कब वो चीजें होंगी? जब तक आप इन बेसिक्स पे अटके पड़े रहेंगे और यहां पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे होंगे। तो मिस्टेक नंबर 4, न्यू मेथड्स, न्यू सब्जेक्ट्स, इन सब के पीछे नहीं भागना है। मिस्टेक नंबर 3, अट्रैक्टेड बाय डिटेल्स। अट्रैक्टेड बाय डिटेल्स, आप खुद बताइए, आपने देखा होगा अलग अलग लोग अट्रैक्ट होते हैं डिटेल्स के लिए, कि हमें तो डिटेलिंग्स देनी है। किसी का रियलिस्टिक वर्क देख लिया, इसमें क्या डिटेल्स है, मजा आ रहा है। अरे आप आर्टिस्ट हो, आप व्यूअर नहीं हो। एक व्यूअर को डिटेल्स देख के मजा आता है, समझ में आता है। एक व्यूअर जा रहा है किसी एग्जीबिशन में, कहीं गैलरी में, एक बहुत डिटेल पेंटिंग दिखी, उसको अच्छा लगता है कि हाँ इसमें कितने डिटेल्स हैं, कितना डिटेल वर्क किया गया। बट एज एन आर्टिस्ट आप डिटेल्स के पीछे भाग रहे हो, आपका टाइम वहीं बर्बाद होना शुरू होता है। डिटेल्स के पीछे आपको अट्रैक्ट नहीं होना है एवरीवन। डिटेल्स तो बहुत ही इजी पार्ट है, डिटेल्स तो बाय प्रोडक्ट है फाउंडेशनल स्ट्रेंथ का। एक केक, जैसे बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक, केक बन जाता है फिर चेरी लगाते हैं सजाने के लिए। केक ही घटिया है, चेरी लगा के करेंगे क्या? अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, आप फिगर ड्राइंग कर रहे हो, आप लैंडस्केप कर रहे हो, आप डिजाइन्स कर रहे हो, कुछ भी जहां पे आपको बहुत बारीक लेवल पे काम करना है, आप पहले उसके फाउंडेशन को ठीक करिए। उसके बाद अब देखो, एक चीज समझना, डिटेल्स की कोई परिभाषा नहीं है कि ये आर्टवर्क, मैंने एक पेंटिंग बनाई, मैं बोल सकता हूं इसमें तो मैंने बिल्कुल डिटेल्स नहीं करी है। ओके, इस आर्टवर्क में मैंने बिल्कुल डिटेल्स नहीं करी है, बट कहीं दूसरा पर्सन बोलेगा कि ये तो बहुत डिटेल्ड आर्टवर्क है। क्योंकि मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले, अगेन मैं रिपीट करता हूं, थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको बोला, आर्ट में हर चीज कंपैरिजन में होती है, अकेला चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हर चीज एक दूसरे के कंपैरिजन के हिसाब से चलती है। अगर मैं ये पेंटिंग दिखाऊं और मैं बोलूं इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल्स नहीं करी है, सामने वाला इसको बोलेगा कि आपने तो बहुत डिटेल्स करी है, क्योंकि उसको उसके वर्क में डिटेल्स नहीं दिख रही, इस वर्क में बहुत डिटेल्स दिख रही है, तो उसको लग रहा है कि इसमें बहुत डिटेल्स है। बट मैं जिस चीज को डिटेल्स मानता हूं, उसके कंपैरिजन में इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल नहीं करी है, तो मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि यहां तो मैंने कुछ डिटेल्स नहीं करी है। अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अगर ये वाला एक स्केच, एक आर्टवर्क मैंने बनाया है और मैं बोलूं कि यहां पे मैंने डिटेल्स पे बिल्कुल फोकस करा ही नहीं है, डिटेल्स पे फोकस बिल्कुल करा ही नहीं है, और एक्चुअल में नहीं किया। इस आर्टवर्क को मैं फिर से आपको दिखाऊं, या ये वाली अगर मैं आपको पेंटिंग दिखाऊं रफली, इस पेंटिंग में मैंने डिटेल्स नहीं करी है, ना के बराबर डिटेल्स है। ओके, बिल्कुल डिटेल्स नहीं है, लेकिन कई लोगों को लगेगा कि डिटेल्स है, क्योंकि वो लग रहा है कि हाँ एक एक चीज, छोटी छोटी चीज बनाई गई है। डिटेल्स का मतलब एक सब्जेक्टिव चीज है, लोग अपने हिसाब से उसको जज कर सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड, जो भी है, ये सारे जो भी आप आर्टवर्क्स देखते हैं, या कोई रियलिस्टिक वर्क देखते हैं, या कोई भी बहुत बारीक काम देखते हैं, आपको डिटेल्स से अट्रैक्ट नहीं होना है। और मैक्सिमम बिगनर्स यहीं पे आके गलती करते हैं कि वो डिटेल्स के पीछे भागते हैं। आपको देखना है सारे फाउंडेशन सही है कि नहीं सही है। अगर मान लो एक पोर्ट्रेट है, बहुत ही डिटेल्ड पोर्ट्रेट है, उसमें उसने हाइपर रियलिज्म बना रखा है, बाल की खाल तक दिख रही है, एकदम डिटेल। मतलब अब मैं उस डिटेल की बात कर रहा हूं जिसको दुनिया का हर इंसान डिटेल बोलेगा, जिसको हम हाइपर रियलिज्म या फोटो रियलिज्म बोलते हैं, जहां पे चेहरे के एक पोर्स और वो सारी चीजें बनाई गई, जैसे मार्को ग्रासी का आर्टवर्क्स होता है, कि हाइपर डिटेल्स पे वो काम कर रहे हैं। अब समझिएगा, इस आर्टवर्क में डिटेल्स तक जाने के लिए आपको सारी चीजें सही होंगी, तब जाके डिटेल देने का कोई मतलब है। अदरवाइज अगर आप बिना डिटेल दिए या कम डिटेल में भी वो पेंटिंग को छोड़ देते, तो भी वो बहुत कमाल का आर्टवर्क लगता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक तरफ है मार्को ग्रासी का ये आर्टवर्क, एक तरफ है ये जॉन सिंगर सार्जेंट का आर्टवर्क। ग्रासी बहुत डिटेल, बाल की खाल तक बनाते हैं, जॉन सिंगर सार्जेंट सिर्फ पैच वर्क करते थे, कोई बिल्कुल दूर दूर तक डिटेल्स का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ पैच वर्क करके छोड़ देते थे। अगर आप उनके आर्टवर्क को क्लोजली देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। ओके, तो ये बहुत ही एक डिफरेंट तरीका था, बहुत ही डिफरेंट वे था पेंट एप्लीकेशन का। ठीक,
लेकिन दोनों ही आर्टवर्क कमाल के दिख रहे हैं, इसलिए नहीं कि इसमें डिटेल ज़्यादा है या इसमें कम है, या इसमें कम है या इसमें ज़्यादा है, इसमें डिटेल कम है ये ज़्यादा कमाल का दिख रहा है, इसमें डिटेल ज़्यादा है इसलिए कम कमाल का दिख रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों कमाल के दिख रहे हैं क्योंकि इनके फाउंडेशन सही हैं, ड्राइंग सही है, डार्कनेस और लाइटनेस कलर जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर ऑयल कर रहे हैं या वाटर कलर कर रहे हैं या कोई भी कलर कर रहे हैं, डार्कनेस लाइटनेस सही है क्या, अगर वो सही है, लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शन सही है, कॉम्पोजिशन सही है, तो ऑटोमेटिकली दोनों ही आर्टवर्क कमाल के आपको दिख रहे होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डिटेल्स किसमें कम या ज्यादा है, तो डिटेल से ये फर्क नहीं पड़ता कि आर्टवर्क अच्छा है या बुरा है। डिटेल्स एक आर्टिस्ट की पर्सनल चॉइस होती है, समझिएगा इस पॉइंट को। डिटेल्स आर्टिस्ट की पर्सनल चॉइस है। मेरी पर्सनल चॉइस है कि एक आर्टवर्क को फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसके लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शन, उसकी ड्राइंग, उसके डार्कनेस लाइटनेस सब कुछ करने के बाद मेरी चॉइस है कि मैं इसमें और डिटेल्स ऐड करता जाऊं या इसको लूज आर्टवर्क के तौर पे छोड़ दूं। वो मेरी पर्सनल चॉइस है। ये आर्टिस्ट की पर्सनल चॉइस होती है कि उसको किस लेवल का डिटेल देना है। डिटेल से तय नहीं होता कि वो आर्टवर्क बहुत ही कमाल का बनेगा या अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। सो डिटेल्स के पीछे मत भागिए, फाउंडेशन को ठीक करिए। फाउंडेशन ठीक हो जाएगी तो आप अपनी पर्सनल चॉइस डालने के काबिल रहेंगे। अगर किसी और को देख के डिटेल करने के पीछे भाग रहे हैं तो आपकी पर्सनल चॉइस स्टेज 1 पे ही खत्म हो रही है। समझिए इस चीज को। स्टेज 1 पे आपका जब फंडामेंटल ठीक रहता है, आपके पास एक चॉइस रहती है, एज एन आर्टिस्ट आपको एक्सप्लोर करने का समय मिलता है, एज एन आर्टिस्ट आपका आइडिया वर्क करता है, क्रिएटिविटी आती है कि मैं डिटेल करूं कि नहीं करूं, कितना करूं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुद के पास होते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ता डिटेल कितनी करनी है, वो पर्सनल चॉइस होती है। बट प्रॉब्लम वहीं आती है जब आर्टिस्ट शुरू से ये सोचते हैं कि मुझे तो डिटेल्ड आर्टवर्क बनाना है, मुझे तो डिटेलिंग्स पे फोकस करना है, वो किसी और की डिटेल्ड आर्टवर्क देख के अट्रैक्ट होते हैं। फाउंडेशन ठीक करिए, लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शंस, उसकी कॉम्पोजिशन, डार्कनेस लाइटनेस अगर सही है, सारे फाउंडेशन सही है, तो ऑटोमेटिकली आपका आर्टवर्क बहुत कमाल का दिख रहा होगा ऑलरेडी। अब उसके बाद आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी कि आप उसको लूज आर्टवर्क में छोड़ना चाहते हैं, आप उसको बहुत टाइट करना चाहते हैं। लूज मतलब बहुत कम डिटेल्स, टाइट मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी से जब हम काम करते हैं उसको टाइट बोलते हैं। लूज जब हम पैच वर्क्स में काम करते हैं, बहुत डिटेल्स पे फोकस नहीं करते हैं। तो आपके पास पर्सनल चॉइस रहेगी कि किस तरीके से आपको आर्टवर्क को आगे लेके जाना है। सो डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय डिटेल्स, स्टार्ट ओवर फिनिश रूल का मतलब एक और यहाँ पे एक रूल है जो मैंने डैरेन राउजर सर से सीखा था। एक अमेरिकन आर्टिस्ट है डैरेन राउजर, बहुत ही कमाल की लाइन है, स्टार्ट ओवर फिनिश। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप शुरू में ड्राइंग की स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन के पीछे मत भागिए। सिंपल अपने स्टार्ट ओवर फिनिश रूल को समझिए, लिख लीजिए स्टार्ट ओवर फिनिश। स्टार्टिंग का स्टेज होता है एक, मैंने एक पेपर लिया, पेपर लेने के बाद मान लो मैंने एक कैनवस सामने लगाया और मैं आईने के सामने खड़ा हूं और मैं अपने आप को पोर्ट्रेट बना रहा हूं। तो अगर पेपर अभी खाली है, पूरा सफेद रंग का पेपर मेरे सामने खाली पड़ा हुआ है, अब मैं सोच रहा हूं कि एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, फिर एक लाइन ऐसे बनेगी। मैं मार्किंग दे रहा हूं, मार्किंग कर रहा हूं। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे बाल आएंगे, यहाँ पे बाल का टॉप का हिस्सा आएगा, यहाँ पे कान वाला हिस्सा आएगा, यहाँ पे आंखें आएंगी। मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ। आपने देखा होगा आर्टिस्ट को शुरू में मार्किंग्स करते हैं, यहाँ नाक आएगा, यहाँ लिप्स आएगा। शुरू में बस मार्क कर रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। उसके बेस पे फिर वो आगे धीरे धीरे करके बनाते उस आर्टवर्क को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, इसको बोला गया है स्टार्ट। और जो उसको हम स्टार्टिंग का पार्ट बनाने के बाद धीरे धीरे उसको कंप्लीट करके एंड तक लेके जाते हैं, उस एंड को बोला गया है फिनिश। स्टार्ट ओवर फिनिश का मतलब है कि स्टार्ट को ज्यादा ध्यान दो फिनिशिंग पे जाने से पहले। मतलब कि एग्जाम्पल, अगर आपके पास 50 घंटे हैं एक आर्टवर्क की प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक पेंटिंग को ड्रॉ करके, कलर करके, डिटेल करके बस 40 घंटे उसमें डिटेल्स ऐड करने के बजाय उसको छोड़ दो और 10 पेंटिंग बनाओ जो 5-5 घंटे में बन गई हो। आपने एक पेंटिंग बनाई 50 घंटे लगा के और 10 पेंटिंग बनाई 5-5 घंटे लगा के, तो आपने 5 घंटे में एक आर्टवर्क बनाया। आपने देखा, आपने सिर्फ लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन, कॉम्पोजिशन, डार्कनेस, लाइटनेस पे काम किया। आपने देखा ये आर्टवर्क कैसा लग रहा है, इसमें कोई गलती है क्या, और अगर आपकी गलती है तो वो फाउंडेशन लेवल पे समझ में आ जाती है। गलती है, ठीक है, दोबारा बनाएंगे, ठीक है, तिबारा बनाएंगे, ठीक है, चौथी बार फिर से बनाएंगे। ये जो स्टार्टिंग का स्टेज है, लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन, हम शुरू के जो सवाल पूछ रहे होते हैं कि सारी लाइन सही है कि नहीं, सारी चीज़ों का प्लेसमेंट सही है कि नहीं, प्रपोर्शन सही है कि नहीं, ये जो शुरू का स्टेज है, इसी को बार बार करते रहोगे
तो इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट आएगी। लेकिन अगर आप एक सीन को देख लिए, एक रेफरेंस इमेज को उठा लिए और एकदम उसकी खूबसूरती में खो गए और आप उसी को कंप्लीट करने तक बना रहे हो, बस बनाए जा रहे हो उसको कंप्लीट करने तक, आपके 2 4 6 दिन बस आपने उसमें लगा दिए, तो आपका फाउंडेशनल स्ट्रेंथ पे आप काम कम कर पाते हैं। और बिगिनिंग स्टेज में, जब आप शुरुआती स्टेज में और आपको बहुत इंप्रूव करना है, तो स्टार्टिंग के स्टेज पे ज़्यादा फोकस करिए, फिनिशिंग वाले स्टेज से अट्रैक्ट मत होइए ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा क्या होता है, हमने एक पेंटिंग बनाई, उसको हम डिटेल्स तक लेके जाते हैं, कलर रोलर सब कंप्लीट करके सब कुछ कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास एक फिनिश्ड आर्टवर्क होता है। फिर हम सोचते हैं कि इस पेंटिंग को हम गैलरी में लगाएंगे, इस पेंटिंग को हम सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे, इस पेंटिंग को हम लोगों को दिखाएंगे, लोगों को मज़ा आएगा। इस चक्कर में हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि पेंटिंग को बहुत सुंदर से कंप्लीट करना है डिटेल्स में। इसके बजाय आप अपने उन शुरू के स्टेज पे काम करो कि आप बार बार लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन को ठीक कर रहे हो। क्योंकि ये बोरिंग स्टेज होगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक लाइन, एक आपने इमेज पे आर्टवर्क बनाया है जिसमें सिर्फ लाइंस दिख रही हैं, सिर्फ आंखों के प्रोपोर्शंस दिख रहे हैं, नाक सही जगह पे कि नहीं, वो सब मार्किंग्स दिख रही हैं। किसी को वो समझ में आएगा नहीं, किसी को अच्छा दिखेगा नहीं, आपको तारीफ मिलेगी नहीं, तो लोग उससे बचते हैं। तो ये जो रूल है स्टार्ट ओवर फिनिश, ये कहता है कि स्टार्टिंग के स्टेज को बार बार करो, बजाय इसके कि एक पेंटिंग पे आप सारा टाइम सिर्फ एक आर्टवर्क को कंप्लीट करने में लगाओ। स्टार्टिंग स्टेज जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपके फाउंडेशन उतने स्ट्रांग होंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आगे चल के जब आप एक फिनिश्ड आर्टवर्क पे काम करोगे, तो फिनिश्ड आर्टवर्क बहुत ही कमाल का बनेगा। वो फिनिश्ड आर्टवर्क एक्चुअल में फिनिशिंग तक पहुँचेगा। मिस्टेक नंबर 3 था ये। मिस्टेक नंबर 2, अट्रैक्टिव स्टफ्स। अट्रैक्टिव चीज़ें, अट्रैक्ट होने के लिए ज़माना भरा पड़ा है। आपके आर्टवर्क में स्टोरी होनी चाहिए, आपकी पेंटिंग में इमोशंस होने चाहिए, आपके आर्टवर्क में एक मैसेज होना चाहिए। अरे वो आर्टवर्क है, व्हाट्सअप थोड़ी है। आपके आर्टवर्क में आप एनाटॉमी की प्रैक्टिस करो, किसी आर्टिस्ट ने बोल दिया एनाटॉमी की प्रैक्टिस करो। आपको फिगर ड्राइंग करना है, एनाटॉमी प्रैक्टिस करो। आपको फिगर स्केचेस बनाने हैं, एनाटॉमी प्रैक्टिस करो। जबकि एनाटॉमी जो एनाटॉमी के आर्टिस्ट हैं वो खुद बोलते हैं कि पहले ड्राइंग पे काम करो, वरना ड्राइंग भी गड़बड़ होगा, एनाटॉमी भी गड़बड़ होगा। तो एनाटॉमी हो गया, हाइपर रियलिज्म, फोटो रियलिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एनाटॉमी हो गया, अलग अलग टूल, अलग अलग और ये सारी चीज़ें हो गई, हाइपर रियलिज्म, फोटो रियलिज्म, ये सब अट्रैक्टिव स्टफ है बस। ओके, बहुत ही सुंदर, सजीले, ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ें, इन सब से बचिए। ओके, क्योंकि यही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आर्टवर्क में स्टोरी, मैसेज, इमोशन होना चाहिए, ये सब चीज़ हम सुनते हैं ना। मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ, उस पेंटिंग में मैं एक बच्चे की जर्नी दिखा रहा हूँ कि एक बच्चा कैसे छोटा था, वो बड़ा हुआ, आर्टिस्ट बना। मैं वो जर्नी दिखाना चाहता हूँ, उसमें वो इमोशन डालना चाहता हूँ। बट उस बच्चे का ड्राइंग स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है, उस बड़े इंसान का ड्राइंग स्ट्रक्चर, लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन मिस्टेक हो रही है, डार्कनेस लाइटनेस सही है कि नहीं मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, कॉम्पोजिशन सही लग रही कि नहीं लग रही, मुझे वही क्लैरिटी नहीं है। तो मैं कितना भी सोच लूँ, इमोशन, स्टोरी, मैसेज डालना है, इमेजिनेशन करना है, कोई काम का नहीं है, पॉसिबल नहीं है दिखा पाना। तो पहले टेक्निकल फंडामेंटल पॉइंट पे काम करिए, आपके लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन, वैल्यू जजमेंट, कॉम्पोजिशन, ये सब ठीक होंगी, तब जाके स्टोरी, मैसेज, इन सब के बारे में सुनना शुरू करिएगा। अभी से इन चीज़ों को दिमाग में भर लेने से आपका दिमाग क्या होता है, जब आपको 4 चीज़ें एक्स्ट्रा पता चल जाती हैं और आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली उन चारों चीज़ों पे दिमाग अपने आप जाता है। अगर आपको पता होगा कि ये एक रास्ता है, इस पे चलना है, तो आपको बारिश आए, तूफान आए, आप उसी रास्ते पे चलते रहोगे। लेकिन अगर आपके सामने 3 लाख रास्ते पड़े हैं और आप एक रास्ते पे जा रहे हो और थोड़ी सी बारिश आ जाएगी, तो आप तुरंत रास्ता बदलने का ट्राई करोगे कि शायद ये रास्ता गलत चुन लिया, इस रास्ते पे चलते हैं। फिर थोड़ा सा तूफान आ गया, आप बोलोगे रास्ता भी गलत है, दूसरा रास्ता कर लेते हैं। फिर आप थोड़ा सा वहाँ पे कुछ पेड़ गिरा पड़ा है, आप बोलोगे पेड़ गिरा है, रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा जब आपको पता होता है ना इतने सारे रास्ते हैं, तो अपने आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। जब आपको पता होता है ना ये सारे शब्द आर्ट की फील्ड में एग्जिस्ट भी करते हैं, इमेजिनेशन, स्टोरी, मैसेज, ये वो, तो इस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर एक इंसान को सिंपल फिगर ड्राइंग करनी है, ध्यान से समझिएगा, अगर एक इंसान को सिंपल एक फिगर ड्राइंग करनी है और उसको सिर्फ इतना पता है कि फिगर हो, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, सब तो सेम होता है, उसको ये पता है, उसको पता है कि बस एंगल्स हैं, लाइन्स हैं और प्रपोर्शन सही करने हैं, उसको बस इतना पता है, तो वो बार बार एंगल्स, लाइन्स, प्रपोर्शंस बना के उस फिगर ड्राइंग को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन जैसे उसके दिमाग में एक नया शब्द किसी ने डाल दिया, एनाटॉमी एक चीज़ होती है, एनाटॉमी, आपने सुना एनाटॉमी नाम की एक चीज़ होती है, एनाटॉमी,
अब वो क्या करता है, यूट्यूब पे जाके सर्च करता है एनाटॉमी क्या होती है, फिर पता चलता है ये बोन्स की स्टडी होती है, मसल की स्टडी होती है, फिर वो हेड वाले जो हमारे एनाटॉमी के बुक्स आते थे बचपन में, ठीक है, एक हेड इतना होता है तो 7 हेड की बॉडी होती है, फिर हम हेड को लेके पूरी बॉडी को डिवाइड करते हैं, फिर ये सब इन्फॉर्मेशन भर भर के ना तो एनाटॉमी कर पाते हैं, ना तो बेसिक ड्राइंग कभी सही हो पाती है। और यही प्रॉब्लम है, जब इंसान को पता चलता है ना, इसको एंग्जाइटी बोलते हैं, इसको डिप्रेशन बोलते हैं, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, इतनी भर दी गई चीज़ें। जिसको एंग्जाइटी नहीं है भी है वो भी एंग्जाइटी में है, जिसको स्ट्रेस नहीं भी है वो भी स्ट्रेस में है, जिसको डिप्रेशन नहीं है वो भी स्ट्रेस में। और ये चीज़ एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि जब आपको पता चलता है कि डिप्रेशन जैसी एक चीज़ होती है तो आपका डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ये सारे बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, जान के इंटरेस्टिंग लगता है। और ये चीज़ें आर्ट में भी लागू होती हैं। जब आपको पता होता है ना 75 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं आर्ट की एजुकेशन में, तो आप वो 75 चीज़ें आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो स्टॉप गेटिंग अट्रैक्टेड बाय दिस फैंसी स्टफ, भूल जाइए सारे शब्दों को, हाइपर रियलिज्म, फोटो रियलिज्म, ये सब ईजी है करना। आपका अगर एक ड्राइंग सही है, ड्राइंग के लाइन्स एंगल सब कुछ सही है, उसकी डार्कनेस लाइटनेस सब आपने सही करी है, डार्कनेस लाइटनेस करने के बाद आप डिटेल्स कर रहे हैं और सब कुछ सही, बहुत डिटेल्ड वर्क है, डार्कनेस लाइटनेस सही है, लाइन्स एंगल सब कुछ सही है, सामने वाला एक इंसान आके बोलेगा कि बहुत ही डिटेल्ड पोर्ट्रेट आपने बनाया, दूसरा आके बोलेगा आपने तो हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया है। आप बोलोगे हाइपर रियलिस्टिक, ये तो मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, अच्छा इसको हाइपर रियलिस्टिक बोलते हैं, चलो अच्छी बात है। आपको आर्टवर्क बनाने के बाद पता चला कि इसको हाइपर रियलिस्टिक बोलते हैं, आपने बोला ओके सही है। लेकिन किसी इंसान को पहले पता चल जाता है ना कि हाइपर रियलिज्म, फोटो रियलिज्म, एनाटॉमी, मैसेज, ये वो, इमोशन होना चाहिए आर्ट में, इमेजिनेशन होना चाहिए आर्ट में, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होते हैं बस। ओके, फिर बहुत सारे लोग अपनी कहानी सुनाते हैं कि ना आर्ट में इमेजिनेशन, एक प्यार, ऐसा ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि आपको काम करना पड़ेगा पहले। ये वही बात है कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, आपको अंदर से खुश रहोगे आप इस तरीके से आप ध्यान में चले जाते हो, आप स्पिरिचुअल हो गए हो। एक ये बात कर रहा है एक इंसान, दूसरा अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा है, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, अपनी फैमिली का हेल्थ का ध्यान रख रहा है, ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा खुश रहेगा इस स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल आदमी से। ओके, रियल स्पिरिचुअल ये इंसान है जो बेसिक्स फाउंडेशन पे काम कर रहा है, अपनी हेल्थ को ठीक रख रहा है, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहा है, उनकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर रहा है, अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि इतनी अर्निंग कर रहा है कि अपना घर चला पा रहा है ढंग से। ये एक्चुअल स्पिरिचुअल आदमी है, वो नहीं जो स्पिरिचुअलिटी का बहाना दे के बस रिश्तों से दूर भाग रहा है और बेकार का टाइम बर्बाद कर रहा है। ओके, तो यही चीज़ है। अगर एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की बात करें, कृष्ण जी ने भी गीता में लिखा है कर्म पे ध्यान दो, आपका काम है कर्म करना। जो आदमी अपना काम, अपनी ड्यूटी छोड़ के पहाड़ में जाके बोलता है मैं योगा करूंगा और दुनिया से मोह माया छोड़ दूंगा और अपने भर परिवार को छोड़ दूंगा, वो स्पिरिचुअल नहीं है। उसको एक बेसिक ड्यूटी दी गई थी अपनी फैमिली को संभालने की, वो नहीं कर पा रहा है। ओके, तो उससे भाग रहा है वो। तो ये बेसिक्स है, आपको फैंसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, सिंपल चीज़ों को ठीक करिए और अपने आप ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ओके, जॉन एफ कार्लसन बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट, उनकी फिलॉसफी पे हमने वीडियो भी बनाई थी। ओके, वो पेंटिंग्स बनाते हैं, उनका लैंडस्केप का आर्टवर्क रहा है, लैंडस्केप के आर्टवर्क बनाते हैं, अपने आप उस लैंडस्केप को देख के इमोशंस ट्रिगर होते हैं कि हाँ इसमें ये फीलिंग आ रही है, इसमें एक वार्मथ की फीलिंग आ रही है, इसमें एक कोल्डनेस, एक विंटर वाला माहौल की फीलिंग आ रही है। वो फीलिंग अपने आप आती है जब टेक्निकल चीज़ें सही होती हैं। उसके बाद आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने के लिए। ओके, तो आर्टवर्क का फाउंडेशन सही है, तब जाके सारी चीज़ें, इमोशन, मैसेज सब कुछ आ जाएगा दर्शकों तक। लेकिन अगर आप इमोशन, मैसेज इन सब से डिस्ट्रैक्टेड हैं और अपने फाउंडेशन को भूल चुके हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो छोड़िए ये सारे फैंसी स्टफ, काम करिए फंडामेंटल्स पे। फेवरेटिज्म, अच्छा मिस्टेक नंबर 2 पे एक और मैं पॉइंट शेयर कर देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि अपना आर्ट स्टाइल डेवलप करो, अपना खुद का ना नया आर्ट का स्टाइल डेवलप करो। ये सारा चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक समय की बर्बादी है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आर्ट स्टाइल डेवलप नहीं करा जा सकता। आर्ट स्टाइल एक आर्टिस्ट की पर्सनल, जैसे हमने बताया डिटेल्स, आर्टिस्ट की पर्सनल चॉइस होती है। एक आर्ट स्टाइल भी पर्सनल चॉइस होती है, वो कहीं से सीखा नहीं जा सकता। और आर्ट स्टाइल डेवलपमेंट करने के लिए भी ये सारे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होंगे तभी पॉसिबिलिटी है। अगर मेरे लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन सही है, मैं पोर्ट्रेट बना ले रहा हूँ, मैं लैंडस्केप बना ले रहा हूँ, तो मैं उसको मिक्सचर करके नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकूँगा। मान लो मैं मंडाला के डिज़ाइंस बनाता हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा पोर्ट्रेट घुसा दिया, थोड़ी सी आंखें बना दी, थोड़ा सा नाक बना दिया, एक लिप्स बना दिए और मंडाला के डिज़ाइंस बना दिए, और एक मंडाला बनाया, डिज़ाइन बनाया जो थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, जिसमें पोर्ट्रेट भी है, और मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा स्टाइल है।
मेरा यही तरीका है मंडाला बनाने का, जहाँ पे मैं पोर्ट्रेट दिखाता हूँ। ओके, तो ये मेरा स्टाइल बन जाएगा ओवर ए पीरियड, जब मैं बार बार इसी चीज़ को बनाता रहूँगा। लेकिन वो इंसान जिसके अभी लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन सही नहीं है, जो किसी सब्जेक्ट्स को बना नहीं पा रहा है, जिसके अभी ड्राइंग स्किल्स पे भी स्ट्रेंथ नहीं है, जिसको अभी बेसिक्स फंडामेंटल्स कॉम्पोजिशन डार्कनेस लाइटनेस वैल्यू जजमेंट ये सब की क्लैरिटी नहीं है, और जब वो बोलता है, वो कहीं से सुन लेता है, क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता है ना, आर्ट स्टाइल कितना सुंदर लग रहा है, कुछ नया, अपना खुद की पहचान बनाना, अपना ऐसा आर्टवर्क बनाना कि लोग देखें और बोलें ये तो इस आर्टिस्ट का आर्टवर्क था। दुनिया में किसी भी आर्टिस्ट को उठा के देखिए, उस आर्टिस्ट ने अपना नाम अपने आर्ट से बाद में बनाया, पहले उसके पूरे जर्नी को देखिए कि उसका फाउंडेशन। हम क्या होता है कि हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं किसी के 50वें साल के ऊपर। पिकासो का तो क्यूबिज्म स्टाइल था, हम भी अपना कुछ नया बनाएंगे। पिकासो तो इसलिए फेमस हुए क्योंकि उनका स्टाइल कुछ अलग था, ठीक है, लेकिन उनका स्टाइल डेवलपमेंट से पहले उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, उनकी पूरी जर्नी और कितना मेहनत करा और सारे फाउंडेशन क्लियर थे कि नहीं थे, वो सब एक बार पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, वैन गॉग का तो अलग स्टाइल था। वैन गॉग का स्टाइल बनने से पहले उन्होंने सारे फाउंडेशनल वर्क्स पे काम किया हुआ है। तो कभी भी किसी आर्टिस्ट को देख के जंप मत करिए, उनके पुराना मेहनत को देखिए, उनकी पुरानी जर्नी को देखिए। ये मत देखिए कि वो आज कहाँ हैं, ये देखिए कि वो आज यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उस रास्ते को फॉलो करना है। डायरेक्ट आर्टिस्ट पे जंप करोगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें हो पाना। हमारा पहला दिन किसी के 10,000वें दिन से एक साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, पहले उस पूरी जर्नी को तय करना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। सो इन चीज़ों से बचिए और फाउंडेशन पे काम करिए। एंड द मिस्टेक नंबर 1, फेवरेटिज्म। आपका जो भी कलर फेवरेट है, आपका जो भी सब्जेक्ट फेवरेट है, मुझे तो पोर्ट्रेट बहुत पसंद है, मुझे तो मंडाला आर्टवर्क बहुत पसंद है, मुझे तो लैंडस्केप बहुत पसंद है, इसको छोड़ दीजिए कि आपको क्या पसंद है। हमने शुरू से लाइन बोली थी कि आपको वो काम करना है जो आपके लिए ज़रूरी है, वो नहीं करना जो आपका मन कर रहा है। तो आपका जो मन कर रहा है उसके पीछे जाना छोड़ के ये खोजना शुरू करिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, और यहीं से आपको बहुत ज़्यादा फील हो जाएगा कि अक्सर YouTube पे आप वही खोज रहे होते हैं जो आपका मन कर रहा है। एक डॉक्टर अगर वो सर्च करना शुरू कर दे जो आप उसका मन कर रहा है सीखने का, तो कभी भी वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। उसको ये देखना होता है कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट सीखने हैं, प्लस पहले कौन से सीखने हैं और बाद में कौन से सीखने हैं, पहले क्या क्या करना है और पहले और बाद में स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे ठीक करना है। ये सारी चीज़ों पे पहले ध्यान दीजिए। रैंडमली कुछ भी करते रहने से, रैंडमली अलग अलग टेक्निक्स को देखते रहने से, रैंडमली अलग अलग आर्टिस्टों से इंस्पायर होकर उनको ट्राई करते रहने से, रैंडमली किसी की बात को भी फॉलो करते रहने से पहले ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक कॉमन सेंस हैं जो मैंने अभी तक आपको शेयर करी। अगर आप ये सारे पॉइंट्स समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, तो आपको खुद समझ में आ गया होगा ये सारे लॉजिकल पॉइंट्स हैं। इजंट इट ऑब्वियस कि इन चीज़ों पे काम करना चाहिए? इजंट इट ऑब्वियस कि एक बच्चे को ABCD के बाद प्लस माइनस ABCD के बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम करना चाहिए, इससे पहले कि वो डायरेक्ट फिलोसफी की किताबें पढ़नी शुरू कर दे? इजंट इट ऑब्वियस कि आप अपने स्टाइल डेवलपमेंट से पहले आपके लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन, आपके सारे ड्राइंग स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए? इजंट इट ऑब्वियस कि आपके ड्राइंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग करने पे आपको काम करना चाहिए अगर आप विजुअल आर्ट के फॉर्म में हैं? क्या ये सारी चीज़ें ऑब्वियस बातें नहीं हैं? बट स्टिल यहीं पे लोग अटक रहे हैं और प्रॉब्लम आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, ये गलती मैं भी कर रहा था और हर कोई करता है जब तक उनको ये बातें कोई क्लियर ना कर दे। अब क्लियर हो गई हैं तो आगे से ये गलती मत करिएगा, यही मेरा उम्मीद है आप सबसे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। नाउ एवरीबडी, जितने भी लोग इस वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं, मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, डू यू वांट दिस? वांट एन अमेजिंग गिफ्ट? एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट हमारे सभी आर्ट के लवर्स के लिए। हम एक सीरीज़ रन करते हैं कमीशन आर्ट के सीक्रेट्स के ऊपर, जिसमें मेरी 2 साल की कमीशन आर्ट की जर्नी मैं शेयर करता हूं। मैंने 2 साल कमीशन आर्टिस्ट के तौर पे काम किया, जहां पे मैंने इंटरनेशनल नेशनल क्लाइंट्स के लिए काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। उसको डिलीवर करना, उसको पैकेज करना, उसको प्राइसिंग करना, पोर्टफोलियो सेटअप करना, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर कर रखी हैं। एंड कमाल की बात ये कि शुरुआती 200 लोगों के लिए हम ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप सीरियस हो इस चीज़ के ऊपर डीपर लेवल पे जानने के लिए, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ पे जाके आप कुछ क्वेश्चंस फिलअप करेंगे एंड आपको ये कमीशन आर्टवर्क की सीरीज कम्प्लीटली फ्री पहुँचा दी जाएगी आपकी ईमेल आईडी पे। सो मिस मत करिएगा। एंड अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आप उस शुरुआती 200 लोगों में हो। मेक श्योर
आप रजिस्टर कर लें। एंड यस, इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, ऐसे कई सारे सरप्राइजेस और गिफ्ट्स हम बीच बीच में लाते रहते हैं। नाउ एवरीबॉडी, मुझे हेल्प करिए इस एजुकेशन को शेयर करने में। ये वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप में से मैक्सिमम लोग, एंड आई गारंटी यू, आप में से मैक्सिमम लोग ये जो 9 गलतियां हमने डिस्कस करी, उसमें से आप वो बहुत सारी गलतियां ऑलरेडी कर रहे होंगे। एंड बिलीव मी, एंड गेस व्हाट, 96% लोग भारत में ये गलतियां ऑलरेडी कर रहे हैं। जो हॉबी के आर्टिस्ट हैं, जो फन के लिए काम कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मज़े के लिए कर रहे हैं। बट जो आर्ट की फील्ड में सीरियस हैं, उनको ये गलतियाँ शुरू से ठीक करनी ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ ये सोच के कि ये एजुकेशन बहुत लोग की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगी, उनकी लाइफ के बहुत सारे साल को बचाने में, बहुत सारी गलत चीज़ें जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं उसको ठीक करने में। तो अगर ये एजुकेशन आप शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, मेक श्योर करिए आप वहाँ पे हमको टैग भी करें, सो दैट वी कैन सी कि आप एक्चुअल में इसको शेयर कर रहे हैं। देख के अच्छा लगता है, क्योंकि जब लोग इस तरह की एजुकेशन को शेयर करते हैं, मेक श्योर शेयर करिएगा सो दैट और लोगों को ये एजुकेशन मिल सके। और जो भी लोग आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, वो ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें, अपना टाइम बचा सकें और सीरियसली अपने आर्ट स्किल्स पे काम कर सकें बिना अपना टाइम बर्बाद करते हुए। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ मैं आपको आने वाले सेशन के अंदर। और यस, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कमीशन वर्क की सीरीज़ हमने शेयर करी वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे और वीडियोस और ऐसे गिफ्ट्स मैं फ्यूचर में आप सबके लिए ला सकूं और आपको वो मिल सके। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, लव आर्ट, लिव आर्ट।